हाँ जी। कैसा चल रहा है रिवीजन? तो रेगुलर क्लास आएगी, मतलब जो न्यू रिकॉर्डिंग है वो आएगा, एज इट इज आएगा। आप बिल्कुल चिंता ना करें। बच्चों ने जिन्होंने शेड्यूल कर रखा है और जिन्होंने शेड्यूल नहीं किया, जो पुराने रिवीजन वीडियो से खुश है वो पुराने रिवीजन वीडियो देख सकते हो। चलो जी। तो अभी क्या चल रहा था हमारा सिक्योरिटी वैल्यूएशन, जिसमें हमने बॉन्ड वैल्यूएशन पढ़ा। पार्ट नंबर 1 और 2 बॉन्ड वैल्यूएशन पे खत्म। एक्चुअली यार रिवीजन में ना टाइम क्यों लग रहा है पता है यार? 40-45 घंटे की क्लास होगी सिक्योरिटी वैल्यूएशन। अगर उस पे हम 5-6 घंटे भी लगाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इक्विटी वैल्यूएशन आसान है, बिल्कुल ईजी है। इक्विटी वैल्यूएशन में मेरी बात समझ। सर हमें शेयर का वैल्यू निकालना है। यस, हमें निकालना है शेयर का वैल्यू। और शेयर का वैल्यू डिविडेंड ग्रोथ मॉडल से अगर मैं बात करूं तो उसको हम P0 बोलते हैं। D1 डिवाइडेड बाय K माइनस। परपेचुअल ग्रोथ की बात करें, इसे मैं एक्सप्लेन नहीं करने वाला। क्यों? क्योंकि एक जमाने से आप ये पढ़ रहा है। ऐसा नहीं है कि आपने सीए इंटर में नहीं पढ़ा, सीए इंटर में भी पढ़ा, सब जगह पढ़ा हुआ है। और ये पोर्टफोलियो में भी है, ये डेरिवेटिव्स में भी, ये सब जगह है। गॉर्डन मॉडल की मैं तो मैं बात ही नहीं करूं। मैं ये जो है परपेचुअल ग्रोथ की बात नहीं करूंगा। अब यार इक्विटी वैल्यूएशन का रिवीजन कैसे किया जाए? वैसे भी इसको हम बहुत ज्यादा खींचेंगे नहीं, 1 से 1.5 घंटे के अंदर अंदर खत्म करेंगे इक्विटी वैल्यूएशन। टारगेट क्या रहेगा मेरा? ये सोचना है, क्योंकि ये भी दे देगा, ये भी दे कहेगा P0 निकालो। ऐसा क्वेश्चन तो आने से रहा। छोटे क्वेश्चन कैसे आए? तो आएगा कौन से क्वेश्चन इसमें से? मल्टीपल ग्रोथ मॉडल वाला, जिसमें ग्रोथ एक समय तक, जब एब्नॉर्मल ग्रोथ रहेगा एक समय तक 15-15% रहेगा और फिर 5 साल बाद परपेचुअल हो जाएगा। ऐसा कुछ करवाऊंगा। कॉर्पोरेट वैल्यूएशन में भी आप वैल्यूएशन ऑफ बिजनेस कर रहे थे तो वैसे ही कुछ करने वाले हैं, ठीक है? तो सर एक बार थोड़ा सा फटाफट से काम करें, क्योंकि बहुत ज्यादा हम टाइम नहीं लगाएंगे। सर हमें निकालना क्या है? हमें शेयर का वैल्यू निकालना है, शेयर का वैल्यू, और उसका कंपैरिजन करना है करंट मार्केट प्राइस। तो सर शेयर का वैल्यू कैसे निकालेंगे? शेयर का वैल्यू जैसे बॉन्ड का वैल्यू निकालते थे, जो फ्यूचर में मिलेगा उसका प्रेजेंट वैल्यू। तो सर फ्यूचर में क्या मिलेगा? फ्यूचर में शेयर्स, बॉन्ड्स पे क्या मिलता था? कूपन, इंटरेस्ट। शेयर्स पर क्या मिलेगा? डिविडेंड। तो सर डिविडेंड पक्का थोड़ी मिलेगा, एक्सपेक्टेड है, तो उसको डिस्काउंटिंग भी हम केई से करते हैं, ठीक? बस और कुछ नहीं है। वैल्यू कैसे निकालते? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो, या फिर जो डिविडेंड मिलेगा। और शेयर का में रिडीम तो होता नहीं है। अगर हमारा इंटेंशन रहेगा कि यार 10 साल बाद हम शेयर बेच देंगे, तो हम एक अनुमान लगाएंगे कि 10 साल बाद कितने का शेयर बिकेगा। अनुमान, ये पूरा की पूरा एस्टिमेशन बेसिस पे काम होगा। डिसीजन वैसे ही लेना है। हमें ये देखना कि जो हमको मिलने वाला है डिविडेंड, उसका प्रेजेंट वैल्यू, अगर उससे ज्यादा है मार्केट प्राइस तो मत खरीद। बात समझ में आती है ना? हाँ सर। अंडर प्राइस, ओवर प्राइस आपको समझता है। जो डाउट्स आएगी वो ये आएंगे D1। D1 पे ये समझ में नहीं आता डिविडेंड पर शेयर दिया है तो सर वो D1 ले कि D0 ले। और D1 का मतलब आज का डिविडेंड की एक्सपेक्टेड, सर इसको बोलते हैं एक्सपेक्टेड डिविडेंड। एक्सपेक्टेड डिविडेंड। तो एक काम करते, एक नियम बना। अगर लिखा अगर लिखा है डिविडेंड पैट, डिविडेंड पैट, मतलब वो क्या हो जाएगा? D0 हो जाएगा। इसमें मैं ये नहीं समझाने वाला हूं कि D0 से D1 कैसे पहुंच। फ्यूचर में जो डिविडेंड मिलेगा उसका प्रेजेंट वैल्यू, बस और कुछ। सर ये माइनस जी क्यों किया? उसके लिए टाइम नहीं, बहुत कर लिया मैं इस पे। यहाँ अगर वो करवाने लगा अभी जीपी ऑफ इनफाइनाइट तो कोई मतलब नहीं है। ये बात समझ में आती है। इसको और एक नाम बोला जाता है, इसको बोला जाता है गॉर्डन मॉडल। ये शेयर का वैल्यू निकालने का तरीका है। सस्टेनेबल ग्रोथ रेट का फॉर्मूला होता है बी इंटू आर। बी का मतलब क्या होता है? रिटेंशन रेशियो। आर का मतलब क्या होता है? रिटर्न ऑन इक्विटी। कहना क्या चाहते सर ये थोड़ा सा समझा दो। बेटे मैं आपसे ये कह रहा हूं, मान लो अर्निंग है 25 रुपए।
और उसका डिविडेंड हमने दे दिया, डिविडेंड 40%। तो सर बचाया कितना, तो 25 का 60% बचा दिया, और 60% जो बचाया उसको मान लो हम 12 घर में थोड़ी रखेंगे, 12% पे इन्वेस्ट करेंगे। जो बचा रहे हो उसको इन्वेस्ट कर रहे हो, तो इसी से तो हमारा ग्रोथ होगा। जो बचाओगे उसको जो 12% पे लगाओगे उसी से ग्रोथ होगा। तो इसको क्या बोला जाता है, बी, इसको बोला जाता है आस। बहुत ज्यादा डिटेल करवा रखा है आपको, तो वो आप बाद में देख लीजिए। यहाँ तक प्रॉब्लम में, इस पे ज्यादा क्वेश्चन वैसे भी नहीं करना। ठीक है सर, एग्जाम्पल नंबर 20 नहीं करना है, छोड़ दो, इतना टाइम है। क्वेश्चन नंबर 49 पक्का करना। अच्छा एग्जाम्पल, ये इतना आसान टॉपिक, एग्जाम्पल क्या करो। अब सुनो क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 49 में। क्वेश्चन नंबर 49 पढ़ूं वो ज्यादा, ये क्वेश्चन कहाँ का है, आपके स्टडी मैट का। अच्छा क्वेश्चन है इसलिए मैं कर पा रहा हूं। लिखा अ कंपनी हैज बुक वैल्यू पर शेयर 137.8। बुक वैल्यू पर शेयर कैसे आता है सर, शेयर कैपिटल और रिजर्व दोनों को जोड़ते हैं, मर्जर में काम आएगा, और डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ शेयर से, तो वो जो आता है उसका नाम होता है बुक वैल्यू पर शेयर। फिर से बोल रहा हूँ कहाँ काम आने वाला है, मर्जर में काम आना, मर्जर एंड एक्विजिशन। और इस पे कितना परसेंट की कमाई हो रही है, 15%। तो ईपीएस निकल सकता है, और ईपीएस कैसे निकाला जाता है, बुक वैल्यू पर शेयर इंटू 15%। तो चेक करो ईपीएस निकल गया, यस सर 137.80। ईपीएस में कोई दिक्कत है क्या, नहीं सर कोई दिक्कत। ठीक है यहां तक ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, एंड इट फॉलो रिटेनिंग 60%। रिटर्न कितना परसेंट कर रहा है, 60%। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना है, 18%। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल कंप्यूट इज द प्राइस ऑफ शेयर टुडे यूजिंग बोथ डिविडेंड ग्रोथ मॉडल। समस्या यह है कि वॉल्टर्स मॉडल क्यों पूछा आपके स्टडी मैट में। वॉल्टर्स मॉडल पता है, वॉल्टर्स मॉडल यूज होता है डिविडेंड देना है कि नहीं देना ये डिसाइड करना। ये वॉल्टर्स मॉडल में वैसे भी नहीं करवाता यार, सेंस ही नहीं बनता वॉल्टर्स मॉडल का। यहाँ करो, यहाँ करवाना पड़ेगा क्योंकि एसएम में क्वेश्चन, स्टडी मैट में क्वेश्चन है इसलिए मैं करवा। सबसे पहले किसकी बात करें, गॉर्डन्स मॉडल की। तो ईपीएस निकल गया, ठीक है, और ईपीएस का 60% आप रिटर्न रखोगे, मतलब 40% डिविडेंड दोगे। तो देखो मैंने यहाँ 40 से मल्टीप्लाई किया होगा, ईपीएस ईपीएस निकल गया ना 137.8, उसको मल्टीप्लाई कर तो ये आ गया ईपीएस। और ईपीएस जो आया उसका 40% डिविडेंड 8.268। ठीक, ये क्या आ गया सर, ये आ गया डिविडेंड। अब क्या चाहिए मुझे, केई, और केई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना दिया, 18%। अभी क्या चाहिए, ग्रोथ रेट, और ग्रोथ रेट का फॉर्मूला है बी इंटू आर, बी इंटू आर। तो बी का मतलब रिटेंशन रेशो 0.6, और आर कितना है 0.15। तो वही किया होगा, ग्रोथ रेट बी इंटू आर 0.6 इंटू 0.9%। और फिर गॉर्डन मॉडल से निकाल लिया D1 डिवाइडेड बाय के माइनस जी, D1 डिवाइडेड बाय के माइनस, आंसर आ गया 91.8। क्या यहाँ कोई समस्या होनी है, होनी है सर। ये जो डिविडेंड आपने निकाला है ये D1 है, ये D0, समस्या है। तो मेरी बात समझो, अब मैं जो बोलने जा रहा हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर शब्द लिखा है डिविडेंड पेड मतलब D0, अगर शब्द लिखा है डिविडेंड पेज तो भी D0 ले सकते हो। इसके अलावा जो भी होगा आप D1 लेते हुए चलो। और तो भी यहां अगर समस्या आ रही तो एक नोट लिख देना कि जो हम डिविडेंड दिया है हम उसको डिविडेंड D1 मान रहे हैं कि D0 मान रहे हैं। एक नोट जरूर लिख देना जहां कंफ्यूजन। ठीक, जितना भी डिविडेंड है मैं D1 ही मानूंगा। अगर डिविडेंड पेड शब्द लिखा है या डिविडेंड पेज शब्द लिखा है तो मैं D0 मान के काम करूंगा। अल्टरनेटिव पेज के लिए तो अल्टरनेटिव पॉसिबिलिटी है, देखेंगे आगे क्वेश्चन। वॉल्टर्स मॉडल का फॉर्मूला P0 निकाल, डी कितना दे रहे हो, और E माइनस डी, और इसको करोगे इन्वेस्ट और उसका प्रेजेंट वैल्यू डिवाइडेड बाय के। जिसको दिक्कत है इस फॉर्मूले में
वो मेरे पास ये इंटर की क्लास रखी हुई है, तो मैं ये वाला कट करके आपको दे दूंगा, ठीक है। आएगा नहीं, आने के चांसेस नहीं, फॉर्मेलिटी पूरी करवा रहा हूँ। तो डी दे दिया, इसमें से ये हमने बचाया और इसको इन्वेस्ट किया 15% पे, और उसका प्रेजेंट वैल्यू डिवाइडेड बाय प्रेजेंट, तो आंसर आ गया। भाई एक बार ये फॉर्मूला, मेरे ख्याल से शायद ही कोई बच्चा होगा जिसने ये किया नहीं होगा, सी एंटर में सबने किया हुआ है, ठीक है जी। दोनों ही करके जाना, क्योंकि अगर 8 नंबर का आएगा तो हो सकता है दोनों दे दे। करके चले जाना, एक क्वेश्चन ये है जिसमें वॉल्टर से प्लीज करके चले जाना। तो क्वेश्चन नंबर 49 आपको देखना पड़ेगा एग्जाम से पहले। क्वेश्चन नंबर 50 भी अच्छा क्वेश्चन है, सेलेक्टेड क्वेश्चन करवाऊंगा पर करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 50 ऐसा क्वेश्चन है जो बिना बनाए नहीं बनने वाला, मतलब इसको एम्बिगियस क्वेश्चन बोला जाता है, अजीब सा क्वेश्चन, कुछ भी कर रहा है। और ये क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस मैनुअल में भी है, एमटीपी में भी डला हुआ है 2022 में, तो करके तो देखना पड़ेगा। समझते हैं? ये देखो, करंट डिविडेंड मतलब D0, थैंक गॉड दिया ये क्वेश्चन, D0। डिस्काउंट रेट मतलब हो गया सर K, और ग्रोथ रेट दिया हुआ है, और आपको वैल्यू पर शेयर बताना है। तो कोई समस्या आनी है इसमें? नहीं सर, ये तो हो जाएगा, और किया भी होगा इसका। आंसर आ रहा है 30 रुपए। D0 1 + G K - G, तो आंसर आ गया 30। प्रॉब्लम उसमें नहीं, पॉइंट नंबर 1 की मैं बात नहीं कर रहा हूं, प्रॉब्लम है पॉइंट नंबर 2। क्या पूछ रहा, इज इट्स स्टॉक ओवर वैल्यू? क्या स्टॉक ओवर वैल्यू है? वो तो यार हम तो ऐसे थोड़ी नहीं बता सकते, हम तो एक्चुअल प्राइस हमको पता लगे तो बताए। बोले मान लो स्टॉक का एक्चुअल प्राइस है 35, अगर हमारा आंसर यहाँ कितना निकला था सर, यहाँ निकला था हमारा 30 और यहाँ है 35, तो आंसर आएगा यस स्टॉक इज ओवर वैल्यूड। बट बट उसने कहा हमको इसका, तो उसने लिया ही नहीं, बोले इसको भूल जाओ। आरओई दिया है 9%, आरओई सर रिटर्न ऑन इक्विटी, वैसे तो ये आर है। ईपीएस दिया है ₹2.25, सो डिटेल कैलकुलेशन। पॉइंट नंबर 1, ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं होगा जिससे ना। पॉइंट नंबर 2, ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं होगा जिसने बिना देखे इसको कर ले, मतलब एक ना एक बार किया होगा तो ही इसको पॉइंट नंबर 2 कर सकता, नहीं तो नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि रटना पड़ेगा, रटना ऐसे पड़ेगा। उन्होंने कहा हम वैल्यू निकाले, तो कैसे निकाले? बहुत सारे तरीके दिए, तो एक उन्होंने लगाया है प्राइस अर्निंग रेशियो का यूज करके। उसने कहा यार प्राइस अर्निंग रेशियो का फॉर्मूला हमने बचपन में पढ़ा था 1/K, तो इसको उसने K मान लिया। रिटर्न ऑन इक्विटी अलग होता है, K अलग होता है, उसने K मान लिया। और 1/9 से उसने निकाला प्राइस अर्निंग रेशियो, और उसको ईपीएस से मल्टीप्लाई किया। तो हम तो मर्जर में पढ़ चुके हैं, एमपीएस का फॉर्मूला होता है सर ईपीएस इनटू प्राइस अर्निंग रेशियो। इस तरह से उसने शेयर का वैल्यू निकाला, उसको नाम दिया प्राइस अर्निंग मॉडल। स्टडी मैट में करवाया गया है, वैसे ही नहीं करवा। ये निकला प्राइस अर्निंग, ईपीएस इसको मल्टीप्लाई किया, तो आंसर क्या आया 25। एक्चुअल प्राइस क्या है सर? एक्चुअल प्राइस है 35, तो उसका कहना है कि यस क्या करंट मार्केट प्राइस ज्यादा है, तो स्टॉक इज ओवर वैल्यूड। बस मुझे एक समस्या थी कि वो जो 9% है उसको रिटर्न ऑन इक्विटी एक के ही क्यों लिया। फिर क्या किया उन्होंने कहा हमारे पास और एक तरीका जिसका नाम है अर्निंग ग्रोथ मॉडल। अर्निंग ग्रोथ, डिविडेंड ग्रोथ सुना था, अर्निंग ग्रोथ है। और अर्निंग में समझ गए, यहां लिखा होगा ईपीएस ₹2.25, और ग्रोथ रेट वो ये वाला यूज कर लिया, हद नहीं हो गई 1.02, और फिर के उसको लिया था मैंने बताया, आंसर आ गया 32.7। और अभी भी क्या है ओवर वैल्यू। रट्टा मारना पड़ेगा इसको, इस क्वेश्चन, क्योंकि ये एकमात्र क्वेश्चन नहीं है, यही सेम 2-3 क्वेश्चन तो आपको याद करना। ठीक है जी, चलिए आगे। बाकी क्वेश्चन में 51 नहीं करना, रिपीट है 52 भी नहीं करना, 53 भी नहीं करना है, रिपीट 53 भी नहीं करवा रहा हूँ, इसलिए नहीं करवा रहा हूँ के ही निकाला CAPM को यूज करके, और उसका प्रेजेंट वैल्यू तो ये ऑलरेडी हम पोर्टफोलियो में करें। क्वेश्चन नंबर 54 करना है, 54 अच्छा क्वेश्चन।
54 करना है, मैं समझाते हुए चल रहा हूँ। प्लीज अगर आपके पास टाइम है थोड़ा बहुत भी तो वीडियो पॉज कीजिए, इसको बनाइए। जो क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ ना बहुत सोच समझ के दे। 54 ऐसा क्वेश्चन है जो हो सकता है कि आपको 8 नंबर का आ जाए। 54 क्या लिखा जरा देखते हैं। लिखा शेयर्स ऑफ वोविज लिमिटेड आर बीइंग कोटेड प्राइस अर्निंग रेशियो ऑफ 8 टाइम। बोले जो शेयर है ना उसका जो मार्केट प्राइस है वो अर्निंग से 8 गुना ज्यादा है। ठीक है। कंपनी रिटर्न करती है 45% ऑफ इट्स अर्निंग विच आर ₹5 मुझे ईपीएस अर्निंग्स का मतलब ईपीएस ही तो हुआ। ये लाइन में समस्या थी बहुत सारे लोगों को। द कंपनी रिटर्न 45% ऑफ इट्स अर्निंग विच आर ₹5। यार ये ₹5 क्या है? ईपीएस है कि रिटर्न अर्निंग? विच का मतलब रिटर्न अर्निंग या अर्निंग। कंपनी रिटर्न 45% ऑफ इट्स अर्निंग विच आर ₹5। तो इस पे इंस्टीट्यूट ने दो दो सॉल्यूशन किया, पर मैं एक मान के चल रहा हूं कि ये जो ₹5 वो रिटर्न अर्निंग है। तो ₹5 रिटर्न अर्निंग है तो 5 डिवाइडेड बाय 45% कर सकते हैं हम लोग। तो क्या निकल जाएगा ईपीएस, और 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा एमपीएस। सर एमपीएस की जरूरत थी क्यों? आपसे एमपीएस थोड़ी मांग रहा, आपसे क्या मांग रहा है? कॉस्ट ऑफ इक्विटी। कॉस्ट ऑफ इक्विटी का मतलब केई, और केई निकालने का फॉर्मूला क्या है? D1 P0 प्लस जी, और जी का रेट कितना दिया है 15%। तो उसके लिए हमको D1 की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले ईपीएस तो निकालना ही पड़ेगा। तो देखो यहाँ क्या किया है क्वेश्चन। ईपीएस कितना निकाला? ₹11.11। और ₹11.11 में से अगर मैं ₹5 माइनस कर दूं, ₹5 की चीज तो रिटर्न अर्निंग का, तो डिविडेंड निकल जाएगा। और डिविडेंड पैड वैड नहीं लिखा तो D1 ही मानेंगे इसको। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत है? ठीक है सर, तो ये D1 आ गया हमारा। D1 आ गया 6.11। और P0 कैसे आएगा? ईपीएस को मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया P0। अब D1 P0 ग्रोथ दिया हुआ है 15% ग्रोथ दिया हुआ है। यस सर 15% ग्रोथ दिया हुआ है। तो D1 के ही निकालने का क्या फॉर्मूला? ये तो यार हमने सी एंटर से पढ़ा, D1 P0 प्लस जी। तो आंसर कितना आ गया? 21.8। अब सुनो, जब मैं सी एंटर पढ़ाता हूं, ये क्वेश्चन है सेम क्वेश्चन वहां भी है, तो उन बच्चों का एक अजीब सा क्वेश्चन होता है, सर सुनो ना क्यों टाइम पास कर रहे हो, के ही मांगा है, प्राइस अर्निंग रेशियो दिया है, तो सर टाइम पास क्यों करें? हम ऐसे नहीं कर सकते कि अभी तो किया था वो के इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय पी रेशियो। अभी देखो पिछले क्वेश्चन में पी रेशियो दिया था तो आपने के ही आरओ ही दिया था ना, के ही दिया था तो आपने ऐसे ही किया था ना, ऐसे के ही निकाला था। तो अभी के ही ऐसे ही निकाल लो ना, दिक्कत क्या है? बेटे ये इस मॉडल से नहीं, ग्रोथ रेट दिया है तो वो पूछ रहा होगा डिविडेंड ग्रोथ मॉडल से पूछा। ठीक है, तो बेकार का दिमाग ये इंटर वालों का था। आप तो बड़े समझदार बच्चे। ठीक है सर, आगे चले। यस, बोल रहा कि मान लो ग्रोथ रेट अगर हो जाए कितना परसेंट, देखना पड़ेगा। अगर ग्रोथ रेट 16% हो जाए, कॉस्ट ऑफ कैपिटल सेम ही रखना है, तो बताइए प्राइस क्या होगा? ठीक, तो D1 उतना ही रहेगा। D1 D0 होता तो हम ग्रोथ प्लस करते, D1 है तो यार इसमें ऑलरेडी ग्रोथ है, और दिस माइनस दिस कर दिया तो आंसर आ गया ₹104। फिर आंसर चेंज, अगर के ही हम 20% ले ले तो फिर आंसर आ गया 6.11। ये तो समझाने 6.11 कैसे हो सकता, देखना पड़ेगा। 6.11 डिवाइडेड 0.01, 61 ₹600। ये क्वेश्चन आपको देखकर जाना है, जो जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ वो क्वेश्चन आपको देखते हुए। ठीक है, 55 नहीं करना है, छोड़ दो, कट। 56 भी नहीं करना है, 57 देख लेना, हालांकि 57 में ऐसी कोई बात नहीं है, सिंपल क्वेश्चन।
आरएफ दिया है 9%, एक्सपेक्ट रिटर्न ऑन मार्केट मतलब आरएम दिया है 13%, सीएपीएम यूज करेंगे, और ग्रोथ रेट कितना दिया है 7%, आरएफ है आरएम है ग्रोथ रेट, लास्ट डिविडेंड पेड मतलब D0 दिया है 2 रुपए, और बीटा दिया है 1.2। मांग क्या रहा है? सबसे पहले प्राइस पूछ रहा, इक्विलिब्रियम प्राइस, ये वापस मैं कहां करवाऊंगा आपको, पोर्टफोलियो में करवाऊंगा। खैर सीएपीएम को यूज किया और आंसर निकाल लिया 31.47, इसमें कोई समस्या नहीं होनी है, के ही निकालोगे सीएपीएम और उसको यहाँ। पॉइंट नंबर 2 बोल रहा कि बताओ अगर ये चेंजेस होते हैं तो फिर क्या होगा। अब चेंजेस एक टाइम पर एक लेना कि एक साथ तीनों लेना है, तो आईसीएआई ने दो तीन अल्टरनेटिव बना रखे, मुझे जो अच्छा लगा वो किया। उनका कहना यार इन्फ्लेशन प्रीमियम 2% से बढ़ जाएगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा। सर जी अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो आरएफ में चेंज होगा, और आरएम मार्केट का भी रिटर्न बढ़ेगा, आरएफ भी चेंज होगा। ठीक, ग्रोथ रेट 3% से बढ़ा दीजिए, जो ग्रोथ रेट है 3%, और बीटा कितना लेना ना 1 मैंने किया है इस क्वेश्चन को। देखो ये 2% से बढ़ा है आरएफ, आरएम भी 2% से बढ़ गया, ये तो है, और ये 1 पॉइंट ग्रोथ रेट 10% ले लेना, तो फिर हमने उसके हिसाब से सबको एडजस्ट करते हुए आंसर निकाल लिया, आंसर आ गया 35.48। अल्टरनेटिव सॉल्यूशन हो सकते इसके, पर ये ठीक था। 58 नहीं करना है, मल्टीपल ग्रोथ है, आगे करवा रहा हूँ। 59 भी मत कीजिए, 60 भी मत करना, 60 की भी जरूरत नहीं, होमवर्क कर सकते हो अगर करना हो तो। 61 की भी करने की जरूरत नहीं, 62 करना होगा। 62 मैंने कहा ना, सिंगल पीरियड ग्रोथ मॉडल में मैं ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, स्पीड से निकालना है, और वैसे भी टाइम तो लगा ही नहीं, आधा घंटा तो हो गया क्लास होते। ये क्वेश्चन अच्छा है इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि स्टडी मैट में डला हुआ है, अगर नहीं डला होता तो मैं बिल्कुल नहीं करवाता इस क्वेश्चन। पढ़े एक बार क्वेश्चन। इन दिसंबर 2011 AB कंपनी शेयर वाज सोल्ड 140, शेयर का प्राइस दिया, मतलब सर इसको P0 लिख सकते हैं क्या? और लॉन्ग टर्म अर्निंग ग्रोथ 7.5% ग्रोथ रेट, और एक्सपेक्टेड मतलब D1 है, P0 है जी, के ही मांग रहा होगा। What rate of return an investor can expect to assume that dividend are expected to grow? बोले 7.5% का ग्रोथ है परपेचुअल में, तो इन्वेस्टर का मतलब शेयर होल्डर कितना रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहा है, मतलब कई जो उनका एक्सपेक्टेशन है वो मेरा कॉस्ट है, कई मांग रहा है, या आर ही बोल दो, आर ही कई एक ही बात। तो सर आंसर कितना आ गया, D1 P0 9.8, ग्रोथ रेट ऐसे का। तो सर ये इसमें क्या बात है, बात इसमें नहीं है, बात तो पॉइंट नंबर 2 में जो उसने किया है। आम आदमी करेगा ना तो वो कहेगा, वो बिल्कुल सिंपल तरीके से। अब सुनो क्या बोल रहा है, it is expected that AB company will earn about 10% on book equity, मतलब R दिया ऐसा, ठीक है, and shall retain 60% of, मतलब सर B दिया है रिटेंशन रेशियो, तो सर ग्रोथ रेट तो निकल गया, इन दोनों को देखा जाए तो पॉइंट ये तो निकाला, ग्रोथ रेट तो निकाल लिया, इसमें क्या समस्या, ग्रोथ रेट चेंज हो रहा ना सर, ग्रोथ रेट आ गया 6%, ठीक। तो सर करना क्या है, बोले के ही फिर से निकालना है, ग्रोथ रेट निकालना, ग्रोथ रेट आ गया, के ही निकालना है फिर से, अगर के ही फिर से निकालना, अगर कोई होता तो ऐसे करता। सर आप ही ने बोला D1 में चेंज नहीं होगा, 3.36 डिवाइडेड बाय 146 प्लस 0.06, आंसर आ गया। बस आईसीएआई ने यहां इस क्वेश्चन को ऐसे नहीं किया, कैसे किया, ये देखो हर कर, उनका ये कहना यार पहले ग्रोथ रेट क्या था, अब देखो कैसे घुमाया, पहले ग्रोथ रेट क्या था, बोले 7.5%, बोले वो कैसे आया होगा, B इंटू आर, और आर तो फिक्स रहता है, तो पहले रिटेंशन रेशियो कितना था 0.7, पहले पॉइंट्स मतलब पहले डिविडेंड कितना दे रहे थे 0.25, 25% डिविडेंड देते हो,
तो बोले जो डिविडेंड है 3.36 वो है 25% के बराबर, तो ईपीएस कितना सर? ईपीएस आ गया 13.44। बोले अब देखो पढ़ो अच्छे से क्या लिखा, इस बार तो 60% रिटर्न कर रहा है, मतलब डिविडेंड 40% ही तो देते होगे, कुछ भी। वही सॉल्व किया, ठीक है, जो आया उसका 40% निकाला और उसके हिसाब से के निकाला, आ रहा है 9.68%। ठीक है, ऐसे ही करना है इसको भी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 63 नहीं करना है, सेम क्वेश्चन है। 64 करना चाहिए वैसे हम लोगों को, पर ये मल्टीपल ग्रोथ मॉडल का क्वेश्चन है, ये यहाँ कैसे आता है ये, चलो देखते हैं, शायद मैंने किया होगा, नहीं किया, चलो इसको होमवर्क दे दिया, बाद में करेंगे। 65 वापस नहीं करना है, 66 भी बन जाएगा आपसे, ये भी होमवर्क है, आपसे बन जाएगा, ठीक है बन जाएगा। 67 अच्छा क्वेश्चन, पर ये मल्टीपल ग्रोथ मॉडल का क्वेश्चन है। 67 करना चाहिए, अच्छा क्वेश्चन है, पर ये मल्टीपल ग्रोथ मॉडल का क्वेश्चन है। तो अभी इसको 1 मिनट के लिए रोक रहा हूँ, इसको मैं करवाऊंगा। पहले मल्टी पीरियड ग्रोथ मॉडल क्या होता है, 2 स्टेज क्या होता है, वो समझना, वो आगे होगा सर। हाँ, ये भी 68 भी छोड़ देना चाहो तो कर लेना, आपकी मर्जी है, पर इसकी जरूरत नहीं है। मैंने कहा ना, मैं सिंगल पीरियड ग्रोथ मॉडल नहीं करवाऊंगा, गॉर्डन्स मॉडल ज्यादा नहीं करवाऊंगा, वो आपका किया हुआ है। अभी तक हम फॉर्मूला लगाते थे P0 का D1 डिवाइडेड बाय के माइनस जी, ये मान के कि जो ग्रोथ है वो परपेचुअल है, वो परमानेंट है, हमेशा फॉर एवर ग्रोथ रेट उतना ही होगा। लेकिन कभी कभी जब कंपनी नहीं होती है तो उस समय ग्रोथ कुछ और ही होती है, नया बिजनेस खुलता है, नया बिजनेस खूब चलता है, माना है कि नया बिजनेस है, तो हमें पता नहीं होता कि जो ग्रोथ अभी है वही परपेचुअल होगा। हमें ऐसा लगता है कि यार शुरू में 2 साल तक ग्रोथ कुछ और हो सकता है कि जैसे फिर हम एक्सपांशन करेंगे, फिर ग्रोथ रेट बढ़ेगा, फिर उसके बाद यार एक बार स्टैब्लिश हो जाएगा। मतलब यहाँ ग्रोथ रेट परमानेंट नहीं है। जब तक ग्रोथ रेट परमानेंट नहीं हो जाता तब तक हम नॉर्मल जैसे डिस्काउंटिंग कर रहे हैं वैसे डिस्काउंटिंग कर, और जब ग्रोथ रेट परपेचुअल हो जाएगा वहां से परपेचुअल ग्रोथ रेट का फॉर्मूला लगाते हैं, ये हमको आता है सर, आता है। ठीक है, इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, और इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा तो ज्यादा। एग्जाम्पल नंबर 21, एग्जाम्पल 20, D0 दिया है 5 रुपए, ठीक, ग्रोथ रेट पहले 2 साल तक 12%, फिर नेक्स्ट 2 साल तक 10%, उसके बाद 6% परपेचुअल, मतलब 4 साल तक ग्रोथ रेट परपेचुअल नहीं है, 4 साल बाद परपेचुअल होके कितना आ गया 6%, के ही कितना है 15%, वैल्यू पर शेयर निकाल। तो कैसे निकाला जाएगा, ये टेबल से निकालोगे तो ज्यादा मजा आएगा, मैं आपको सीरियसली, टेबल दिख रहा होगा आपको। 5 रुपए पहले साल डिविडेंड जो मिलेगा वो मिलेगा 5 रुपए 60 पैसे, कितने परसेंट से बढ़ाया 12%, फिर और इसमें 5 और 12% से बढ़ाया, और 10% से बढ़ा है, और 10% से बढ़ाया, ठीक है। और जब मैं बात करता हूं कि 4 साल बाद ग्रोथ रेट परपेचुअल होगा, तो फॉर्मूला मुझे D5 लगाना पड़ता है 1 साल बाद का। तो D5 क्या आएगा, जो ये डिविडेंड है उसमें अब 5 साल बाद, 4 साल बाद तो ग्रोथ रेट परपेचुअल हो गया ना, कितना हो गया 6%, तो मुझे इसमें 6% बढ़ाएंगे, और तो क्या ही मैनेज, तो ये जो प्राइस निकलेगा वो चौथे साल के एंड का निकलेगा, तो चौथे साल का एंड का फैक्टर, तो ये प्लस ये डिविडेंड प्लस ये डिविडेंड, इन सब का प्रेजेंट वैल्यू, और ये क्या है, क्या इसको रीड कर पा रहे हो, हाँ सर रीड कर पा रहा है, 5वें साल, और उसके बाद जितना भी डिविडेंड मिलेगा उसका प्रेजेंट वैल्यू 89.38, और ये कौन सी ईयर के एंड का है, 4th ईयर का एंड का, मतलब सर ठीक समझ गए, ये आ रहा है, दिस इज मल्टी पीरियड ग्रोथ मॉडल।
ठीक है, बन जाए। सर ये क्वेश्चन करेंगे कि कर लेना, होमवर्क दे रहा हूँ पर जरूरत नहीं, पर एक क्वेश्चन मुझे करवाना था और वो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67 कर, पहले पता नहीं कैसे करवा दिया, पर इस क्वेश्चन को करना है। रीड करे जी, इसमें आज तो कुछ समझाने वाली बात ही नहीं है, आज तो बिल्कुल रीड ही करना है मुझे, क्योंकि इतना इजी टॉपिक है इक्विटी वैल्यूएशन, उसमें प्रॉब्लम नहीं। लिखा एक्स लिमिटेड जस्ट डिक्लेयर्ड, जस्ट डिक्लेयर्ड, डिक्लेयर्ड मतलब पास्ट टेंस, मतलब ये 14 रुपए क्या है सर, D0 हुआ। मिस्टर बी इज प्लानिंग टू परचेज द शेयर ऑफ एक्स लिमिटेड और एंटिसिपेटिंग है कि ग्रोथ रेट 8% से कितना हो जाएगा, बोले 9% हो जाएगा, विच विल कंटिन्यू फॉर 3 ईयर्स। तो 14 रुपए है ना, वो कितने कितने परसेंट से बढ़ेगा, 9%, 9%, 9%। और मार्केट प्राइस कितना हो जाएगा 3 साल बाद, बोले 360 रुपए हो जाएगा, ठीक, मार्केट प्राइस 360 रुपए हो जाएगा, कितने साल बाद, 3 साल बाद। मांगा क्या है, मैक्सिमम, अब देखो मांगा क्या है, मैक्सिमम अमाउंट बी शुड पे फॉर शेयर इफ रिक्वायर रेट ऑफ रिटर्न 13%। अगर रिक्वायर रेट ऑफ रिटर्न 13% है, तो पहले एक बार बताओ हम शेयर कितने साल तक होल्ड करेंगे, उसने कहा 3 साल तक। पहले साल डिविडेंड मिलेगा, दूसरे साल डिविडेंड मिलेगा, तीसरे साल डिविडेंड मिलेगा, और तीसरे साल का हमको प्राइस दिया हुआ 360, तो मान के चलेंगे कि तीसरे साल शेयर का वैल्यू 360 हो जाएगा। तो ठीक है सर, तो कैसे कर रहे हैं, परसेंट कितने कितने से बढ़ेगा, तो लिखा है कि 9% से बढ़ेगा, तो 9 से 14 इंटू 1.09 किया, तो आंसर आ गया 15.26। फिर 15 पॉइंट, इसको इसको देखना अच्छे से कैसे किया है, फिर चाहो तो मैं 15.26 को मैं बढ़ा सकता हूं 1.09 से, पर यार उसने यहाँ 9% के हिसाब से फ्यूचर वैल्यू फैक्टर दे दिया है, तो सीधा 14 इंटू ये कर देंगे, और फ्यूचर वैल्यू फैक्टर है, फ्यूचर वैल्यू फैक्टर समझता है ना, ये फाइनल में ये मत बोलना, आप तो खत्म ही होने वाला आपका है। ठीक है सर, समझता है। तो और डिस्काउंटिंग किससे करना, 13% से 13% से डिस्काउंटिंग किया, 13% का फैक्टर दिया होगा, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, आंसर आ गया 288.5। ठीक है सर, पॉइंट नंबर 2, बी इज विलिंग टू पे फॉर शेयर। अगर उसकी ओपिनियन है कि 9% जो ग्रोथ है ना वो फॉरएवर रहेगा, और 30 मतलब 9% ग्रोथ आज से, हमें 360 से मतलब नहीं है, हमें 9%, हमें 9% से मतलब है, तो सीधा सीधा प्राइस ऑफ शेयर D1 कैसे निकाल रहे हैं, D1 14 1.09, ये आपको आता 381.5। प्राइस ऑफ शेयर निकालना है, अगर 9% जो ग्रोथ रेट है ना, वो ग्रोथ रेट इज अचीव एंड अचीविंग अदर कंडीशन रिमेनिंग एज 2 ऑफ, प्राइस कब का निकालना, प्राइस निकालना थर्ड ईयर एंड का, थर्ड ईयर एंड का मतलब हमें D4 की जरूरत पड़ेगी, और D4 के D3 यहां तक निकल गया था, और उसमें हम 9% और ऐड कर देंगे, तो ये और K माइनस G करेंगे, तो ये आ जाएगा P3 एच, प्राइस थर्ड ईयर का माना। तो ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन 8 नंबर के आ सकते हैं, और कि जो बच्चे टाइप के क्वेश्चन है वो नहीं। ठीक है जी, ठीक है, चलिए जी आगे। क्वेश्चन नंबर 70 तो अभी किया, जस्ट डबल डबल डल गया। क्वेश्चन नंबर 71 बहुत अच्छा क्वेश्चन और आने के चांसेस है, 71 बहुत अच्छा क्वेश्चन, रीड करते क्वेश्चन को। चलो जी, बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 मेरा फेवरेट क्वेश्चन में से एक है, जरा देखते हैं क्या लिखा हुआ। क्वेश्चन नंबर 71 में लिखा, पीयूष लुनकर एंड एसोसिएट प्रेजेंटली पे, मतलब D0 1 रुपए पर शेयर, एंड शेयर का प्राइस मतलब P0 दिया है 20, D0 दिया हुआ, P0 दिया हुआ। पॉइंट नंबर 1 में मांग रहा है, बोल रहा है इफ दिस डिविडेंड वर एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट अ रेट ऑफ 12% पर एनम फॉर
ग्रोथ रेट दिया, फॉरएवर शब्द दिया, फॉरएवर मतलब हो गया परपेचुअल। व्हाट इज द फर्म एक्सपेक्टेड आर रिक्वायर रिटर्न ऑन इक्विटी, केई मांग रहा, आप इसे आरई भी बोल सकते हो, केई भी बोल सकते हो। तो सर ठीक है, ये तो D1 P0 प्लस जी, आंसर आ गया 17.6%। तो इसमें क्या समस्या थी, ये तो क्वेश्चन बहुत आसान था। यस, आगे दिक्कत है, पॉइंट नंबर 2, इंस्टीड ऑफ दिस सिचुएशन, पार्ट 1 के सिचुएशन को भूल जाओ। Suppose that dividend were expected to grow at a rate of 20% for 5 years। बोले ग्रोथ रेट आने वाले 5 साल तक 20% रहेगा और उसके बाद कितना रहेगा, उसके बाद रहेगा बोल रहे 10% रहेगा, मतलब सर मल्टीपल ग्रोथ। तो क्या बोल रहा है, बोले अब बताओ के क्या होगा। अब के निकालने का दिक्कत है, अब फॉर्मूले में तो लग नहीं सकता, क्योंकि ग्रोथ रेट 5 साल के बाद परपेचुअल है। पर हमें इतना पता है केई का मतलब ऐसा डिस्काउंटिंग रेट जिससे डिविडेंड की प्रेजेंट वैल्यू निकाले तो आंसर करंट मार्केट प्राइस आ जाए। यही तो मतलब होता है यार, 20 रुपए जो है आज, जो फ्यूचर में डिविडेंड मिलने वाला है उसका प्रेजेंट वैल्यू निकालो, और वो इस रेट से डिस्काउंटिंग करो कि उसका प्रेजेंट वैल्यू 20 आ जाए। वही हमारा रिक्वायर रेट होगा, वही हमारा केई हो जाएगा, एक्सपेक्टेड रिटर्न। तो ठीक है, एज्यूम करना पड़ेगा। मैं ट्रायल एंड एरर मेथड, IRR मेथड भी बोलते हैं इसको। सबसे पहले मैं एज्यूम कर रहा हूं कि केई कितना है, 12%, 18%। सर 18 ही क्यों एज्यूम किया, वो इसलिए क्योंकि ये 17.6 है, तो मुझे लग रहा है उसी के आसपास आएगा, मैंने 18% एज्यूम किया। आप अल्टरनेटिव कुछ भी कर सकते। सर ICAI क्या किया, वो भी 18 ही किया, मैं तो उसी को कॉपी करता हूँ। अब मुझे आने वाले 5 सालों का डिविडेंड चाहिए, तो आने वाले 5 सालों का डिविडेंड ले लेते हैं। 30% का ग्रोथ है तो 1.20, 1.44, ये किया, D5 किया। अब मुझे P5 निकालना पड़ेगा, उसके लिए D6, जो ये डिविडेंड है उसमें 10% का ग्रोथ और KE माइनस जी, तो ये आ गया 34.2। अब क्या करना, प्रेजेंट वैल्यू निकालना, 18% से डिस्काउंटिंग, और भगवान से क्या प्रार्थना करना है कि आंसर 20 आ जाए। 20 नहीं आ रहा, 20.21 आ रहा है। तो अब डिस्काउंटिंग किससे करना पड़ेगा, ज्यादा वाला रेट लेना पड़ेगा, और अब की बार मैंने रेट कौन सा ले लिया, 20%। तो फिर से मुझे P5 निकालना पड़ेगा, बस यहाँ रेट क्या लेना पड़ेगा, 20%। तो P5 निकल गया, और फिर वापस डिस्काउंटिंग करूंगा तो आंसर आ गया 16 रुपीज। तो 18% पे ये आ रहा, 20% पे ये आ रहा, मुझे चाहिए ये, तो आंसर आ गया 18.10%। ठीक है, कर लेना इस क्वेश्चन। एक क्वेश्चन ये भी, क्वेश्चन नंबर 72, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। 72 भी करना, 72 भी आ सकता है, बनता है, हमारे 8 नंबर का क्वेश्चन बनता है आने लायक। 72, मिस्टर ए इज थिंकिंग ऑफ बाइंग शेयर ऑफ ₹500। 500 रुपए का शेयर खरीदने का सोच रहा है मिस्टर। फेस वैल्यू कितना है, 100 रुपए। ही इज एक्सपेक्टिंग ए बोनस एट द रेशियो ऑफ 1:5, और इसको लग रहा है मिस्टर ए को कि भाई बोनस शेयर भी मिले। एक शेयर खरीदिए, 500 रुपए लगाइए, लेकिन आने वाले कुछ सालों में बोनस शेयर मिलेगा, हर 5 के बदले में 1। तो सर कितना मिलेगा, फिर अगर हमने एक शेयर खरीदा तो कितना मिलेगा, 0.2 शेयर्स, एक शेयर के बदले में 0.2 शेयर्स बोनस मिलेगा। सर शेयर फ्रैक्शन में इश्यू हो सकता है कि मान लो हो सकते हैं, या फिर आपको अल्टरनेटिव 5 शेयर खरीदना पड़ेगा। देखो बात समझ, 5 के बदले में 1, तो मैंने तो ऑलरेडी 1 शेयर है मेरे पास, तो मेरे शेयर्स कितने हो जाएंगे, 1.2 शेयर्स हो जाएंगे। बोनस अगर मुझे मिल जाता है तो भले ही मैं खरीदूंगा 1 शेयर, पर ये 1.2 शेयर्स हो जाएंगे बोनस मिलने के बाद। अब बोनस कब मिलने वाला, सब 4th ईयर में मिलने। एनुअल एक्सपेक्टेड डिविडेंड, डिविडेंड मिलेगा 20%, 20% 500 का कि 100 का। कहीं भी डिविडेंड यील्ड शब्द नहीं लिखा है, तो 100 का, या फेस वैल्यू दिया तो वो बताना चाहता कि भाई 100 रुपए का मिला, तो 100 रुपए का कितना हो गया,
₹20 डिविडेंड हो गया। एंड द सेम रेट इज एक्सपेक्टेड टू बी मेंटेन ऑन द एक्सपांडेड कैपिटल बेस। सर ये शब्द क्या बोल रहा है? ये शब्द बोल रहा है कि भाई एक शेयर पे तो बोनस डिविडेंड मिलेगा ही मिलेगा, पर जो बोनस शेयर मिलेगी ना आपको, उस पे भी आपको डिविडेंड मिलेगा। मतलब आगे से मुझे 1.2 शेयर्स पर बोनस मिलेगा। इसके बाद हम इसको बेच देंगे। कब बेचेंगे? 7th ईयर के एंड में। कितने में? 900 में बेच। इंसिडेंटल एक्सपेंसेस फॉर परचेस एंड सेल ऑफ शेयर कितना है? 5%। इंसिडेंटल मतलब शेयर परचेस करोगे तो 5% ज्यादा लगेगा, शेयर बेचोगे तो 5% कट के मिलेगा। और रिक्वायर्ड रिटर्न कितना है? 12%। शुड मिस्टर ए बाय द शेयर? बोलो मिस्टर ए को शेयर खरीदना चाहिए कि नहीं? तो हम निकालेंगे कि और कितना मैक्सिमम पे कर सकता है सबसे पहले तो। और डिविडेंड इनकम पे कोई टैक्स नहीं। चलो सबसे पहले ये डिसाइड करते कि मिस्टर ए को शेयर खरीदना में चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए। मिस्टर ए एज्यूम कर रहा हूं कि एक शेयर खरीद रहा है। कितने का शेयर खरीद रहा है? 500 का। तो खर्च भी तो होगी, और इनसे मान लो 500 रुपए ही तो मार्केट प्राइस है, तो खर्च हो जाएगी उसका 5%, तो 25। तो टोटल उसको शेयर कितने का पड़ेगा? 525। 500 रुपए ही मार्केट प्राइस है, उस पर 5% का खर्चा, तो 525 गया। अब डिविडेंड की बात कर लेते हैं। बोनस शेयर 4th ईयर में मिलेगा 0.2 शेयर्स। ठीक है, तो डिविडेंड 3 साल तक, टोटल मिलाकर 6 साल है, 3 साल तक 100 रुपए का 20% 20 रुपए, और 3 साल बाद 100 रुपए का 20% 20 रुपए ही मिलेगा। लेकिन अब शेयर मेरे पास एक नहीं है, अब शेयर मेरे पास 1.2 शेयर्स हो गए, तो अब मुझे 24 रुपए डिविडेंड मिलेगा। बस 20 20 20 24 24 24 आफ्टर 3 साल बाद, मतलब नेक्स्ट 4 ईयर तक। ठीक है, ये 24। और लास्ट में शेयर कितने का बेचोगे? सर शेयर कितने का बिकेगा? क्या लिखा हुआ है? लिखा तो है कि 900 रुपए का बेच दोगे, लेकिन आपके पास शेयर्स एक थोड़ी ना है। अच्छा सर, हमारे पास 900 इंटू 1.20 शेयर, हमारा जो शेयर बिकेगा वो 1080 का बिकेगा, लेकिन खर्च काटने के बाद इंटू 0.95 हम आपको 1026 तो मिलेगा। डिस्काउंटिंग 12% से किया तो हम शेयर के लिए 563 दे सकते हैं। मैक 563 खर्चे मिलाकर। शेयर कितने का एक्चुअल में? सर शेयर 525 का है, तो फिर शेयर खरीद लेना चाहिए। अगर वो पूछेगा शेयर खरीदना है, शेयर इज अंडर प्राइस है, मिस्टर शुड ए शुड बाय द शेयर। फिर ये वाला पॉइंट पूछ रहा है कि बताओ मिस्टर ए मैक्सिमम कितना शेयर के लिए दे सकता है। अगर आपका कहना है कि सर मैक्सिमम कितना दे सकता है, और बच्चों का कहना सर मैक्सिमम 563 दे सकता है, तो गलत। 563 जस्ट जितना मिलेगा मैक्सिमम उतना ही तो देगे बेटे। मेरे शेयर का प्राइस 563 नहीं होना चाहिए, उससे कम होना चाहिए, क्योंकि इंसिडेंटल एक्सपेंसेस भी तो है। तो फिर क्या करना पड़ेगा? मान लो शेयर का प्राइस है x, उस पर खर्चा है 0.05x, ये दोनों मिलाकर 563 हम दे सकते हैं। x का वैल्यू आ जाएगा 536.8। ठीक है जी, हो जाएगा ये। यस, चले आगे। आगे चल रहा है क्वेश्चन नंबर 73 पे। 73 पे अच्छा क्वेश्चन, क्या कर छोड़ नहीं सकते, ऐसे क्वेश्चन तो आपको करना ही पड़ेगा। और बहुत ज्यादा क्वेश्चन मैंने निकाला नहीं है आप लोगों के, इक्विटी वैल्यूएशन के बहुत कम क्वेश्चन है जो आपको करने हैं। क्वेश्चन नंबर 73 क्या बोल रहा है? सीवेल कॉर्पोरेशन मैन्युफैक्चरर ऑफ डू इट योरसेल्फ हार्डवेयर एंड हाउसवेयर्स रिपोर्टेड अर्निंग, लिखा है अर्निंग, अर्निंग मतलब ईपीएस लिखा हुआ है यूरो 2. और कब की बात है सर? ये 2003। और इसमें से डिविडेंड कितना दिया जा रहा है? इसमें से अर्निंग आर एक्सपेक्टेड डिविडेंड कितना दिया जा रहा है? डिविडेंड दिया जा रहा है यूरो 0.6। बोले अर्निंग जो ग्रो होगी वो 15% कब से? 2004 से 2008 से, 2004 2005 2006 2007 2008 कितने परसेंट का ग्रो है? 15%।
ड्यूरिंग दिस पीरियड डिविडेंड पे आउट रेशो इज एक्सपेक्टेड टू रिमेन अनचेंज्ड। मतलब क्या कहना चाहिए, मतलब ये कहना चाहता है सर डिविड अगर अर्निंग ग्रो हो रहा है तो पक्का पक्का डिविडेंड भी उतना ही परसेंट से ग्रो होगा, क्योंकि इसका जब रेशियो निकालूंगा तो वो 2008 के बाद अर्निंग जो ग्रो होगी वो 6% से ग्रो होगी, 6% से, और ये स्टैब्लिश हो जाए पर पेज। तो डिविडेंड भी 6% से ग्रो होना चाहिए, लेकिन बोल रहा है कि डिविडेंड पे आउट रेशियो अब हम कितना परसेंट कर देंगे, 65% कर देंगे। तो ये डिविडेंड हमको निकालना पड़ेगा। फर्म का बीटा दिया 1.40, करंट मतलब अभी इतना है 1.40, एंड इट इज एक्सपेक्टेड टू हैव 1.10 आफ्टर 2008। के निकालने के लिए रिस्क प्रीमियम दिया 5.5%, टी बिल का रेट दिया मतलब रिस्क फ्री दिया, रिस्क फ्री और मार्केट रिस्क फ्री। मांग क्या रहा है, चलो जी। तो अब हमें क्या मांगा है, हमें 2008 के एंड का प्राइस मांगा। तो अब पहले ना ये टेबल बनाना जरूरी, क्योंकि इसके बिना काम नहीं सकता। तो हमें अर्निंग दे रखा है 2.10 और कितने परसेंट से ग्रो होगा बोल रहा है, कितने परसेंटेज से ग्रो होने वाला है, तो बोल रहा है 15% से ग्रो होने वाला। तो 15% बढ़ा देंगे, 15%, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल। इसके बाद जो ग्रोथ रेट है ना वो 15% नहीं होगा बोल रहा है, इसके बाद जो ग्रोथ रेट होगा वो 6% हो जाएगा। सिंपल सिंपल सी बात है, मैंने इसके बाद सीधा 6% किया, 4.224 इंटू 1.06, तो ये आ गया, सही है। ऐसे ही ये है यूरो, ये भी 15% से ग्रो होगा, लेकिन यहां 6% से भी ग्रो मत करना, इसका 65% यहां निकाल, मतलब 4.477 का 65%। तो ये डिविडेंड आ गया। सर इसकी जरूरत क्यों पड़ेगी वो मैं आपको समझा। अब कैलकुलेशन ऑफ प्राइस ऑफ शेयर एट द एंड ऑफ 2008, ये वाला मांग रहा है, ये वाला। तो 1 2 3 4 5 मतलब P5 मांग रहा है, P5 इज इक्वल टू D5 KE माइनस जी। तो 2.910 ये वाला डिविडेंड ले लिया। KE कितना है, KE हमें किससे निकालना पड़ेगा, CAPM से निकालना पड़ेगा। और CAPM क्या है, RM माइनस RF, मतलब रिस्क प्रीमियम। और यहाँ बीटा क्या ले रखा हूँ, 1.10। क्यों सर बीटा ले रखा 1.10, यहाँ लिखा एक्सपेक्टेड टू हैव अ बीटा 1.10, उसका बीटा मैंने ले रखा 1.10, तो आंसर आ गया 12.30। उससे निकाला तो यहाँ का आंसर आ गया यहाँ का 46.1। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो डिविडेंड है इसका क्या निकालना पड़ेगा, प्रेजेंट वैल्यू, और उसको डिस्काउंटिंग के लिए फिर मुझे केई चाहिए। और 2008 से पहले का केई कितना दिया हुआ है, 1.40। तो 1.40 से के हिसाब से, बीटा के हिसाब से मैंने केई निकाला 13.95%। ठीक है। अब करना क्या है, करना कुछ नहीं है भाई, मुझे डिस्काउंटिंग करना। अब बच्चों का इसमें एक डाउट आया तो वो डाउट डिस्कस करो। उन बच्चों का डाउट था कि सर ये डिविडेंड जो है ये पहले साल का कैश फ्लो, ये दूसरे साल का कैश फ्लो, ये तीसरे साल का कैश फ्लो, ये चौथे साल का कैश फ्लो, ये 5वें साल का। ये कैश फ्लो कब का है सर, ये 5वें साल के बाद का कैश फ्लो। ठीक है, लेकिन उसका प्रेजेंट वैल्यू तो आप 5th ईयर में तो आ चुके हो, अब उससे पहले जाना है तो आपको कई कौन सा वाला यूज करना पड़ेगा, थोड़ा दिमाग तो चलाओ। बच्चों का अजीब अजीब सा डाउट आ रहा है। ये हो गया यहाँ 5 साल, यहाँ का केई अलग है, यहाँ का केई अलग है। इधर का केई कितना आया था 12.3%, जिससे मुझको डिस्काउंटिंग करना है, और इधर का केई कितना आ गया, इस डिस्काउंटिंग रेट 13.9%। इधर जितना भी कैश फ्लो इससे डिस्काउंट होकर यहाँ आ गया, लेकिन जब यहाँ से इधर जाओगे तो इसी से तो डिस्काउंट करोगे, तो आंसर ये 13.95 से ही तो डिस्काउंटिंग होगा। बस यही डाउट आया था, बाकी इसमें कुछ है नहीं, आंसर निकल गया होगा। आंसर आप कर लोगे वो क्वेश्चन, प्लीज क्वेश्चन कर लीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है।
क्वेश्चन नंबर 74 भी अच्छा क्वेश्चन है। मतलब सर आप तो बोल रहे सिक्योरिटी वैल्यूएशन के सभी क्वेश्चन अच्छे हैं, मजबूरी है, करवाना तो पड़ेगा ये भी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 74 भी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 70 लिखा सैम लिमिटेड है जस्ट पैट। जस्ट पैट का मतलब क्या होता है सर? जस्ट पैट का मतलब होता है डीज। कितना डिविडेंड है? 2 रुपए पर शेयर एंड इट इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो। ग्रोथ रेट दिया हुआ है, ग्रोथ रेट कितना है सर? 6%। ठीक है। आफ्टर पेइंग डिविडेंड, डिविडेंड पे करने के बाद द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टू टेक अप अ प्रोजेक्ट बाय रिटर्निंग द नेक्स्ट 3 एनुअल डिविडेंड। It is expected that this project is of same risk as the existing project, मतलब के ही सेम ले लेना। The result of this project will start coming from 4th year onwards from now, and dividend will then will be 2.5 रुपए पर शेयर and will grow 7%। सुनो क्या बात क्या है, पहले पैराग्राफ में बात क्या बोल रहा है? बात ये बोल रहा है कि सर देखो अभी हमने डिविडेंड जस्ट पेड किया, कितना? 2 रुपए। अगर हम 1 साल बाद से पे करेंगे तो 6% का ग्रोथ रेट पकड़ लें। तो हम आपसे ये बोल रहे हैं, सुनो शेयर होल्डर्स, क्या मिलेगा डिविडेंड? 2 रुपए, 2 रुपए और 6% का ग्रोथ। हमने कहा कि हम एक काम करते हैं, हम आपको 3 साल तक डिविडेंड नहीं देते। शेयर होल्डर परेशान गया, 3 साल तक डिविडेंड नहीं देते। अभी आगे तो सुनो, 3 साल बाद क्या होगा। अगर हम आपको 3 साल तक डिविडेंड नहीं देते तो वो पैसा हम बचाएंगे, उस पैसे को हम किसी प्रोजेक्ट में लगाना चाहते हैं। ठीक है, शेयर होल्डर ध्यान से सुन रहा है। और बोले आगे बोलो। बोले चौथे साल से हम आपको मालूम है कितना डिविडेंड देंगे? 2.5 रुपए डिविडेंड। अभी सेक्रीफाइस करो थोड़ा, बाद में मिलेगा बहुत। और सुनो, ग्रोथ रेट भी 6% है ना, ये 7% रहेगा, 7-7% बढ़ा के। क्या आप तैयार हो? शेयर होल्डर कहेगा यार तैयार तो है, लेकिन 3 साल हम घर कैसे चलाएंगे? बोले वो भी, उसका भी करते हैं। तो बोले एक इन्वेस्टर है जिसके पास 1000 शेयर्स है, वांट रिसिप्ट, और कम से कम भाई 2000 रुपए साल का उसको चाहिए, घर चलाना है, 2000 रुपए साल का तो चाहिए चाहिए। फॉर फ्रॉम दिस इन्वेस्टमेंट बोल रहा है शो हाउ द मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर इज अफेक्टेड बाय द डिसीजन ऑफ द बोर्ड, also so as to how the investor can maintain his target receipt from the investment first 3 years and improve income thereafter given that cost of capital ना। सबसे पहली बात, सबसे पहली बात, अगर हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे प्रोजेक्ट, जैसा चल रहा है वैसे ही चला रहा है बिफोर एक्सेप्टेंस ऑफ प्रोजेक्ट, अगर एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो 6% का ग्रोथ जो है चलने तो 106 रुपए शेयर का प्राइस रहेगा। लेकिन अगर आप एक्सेप्ट कर लेते हो तो नो डाउट डिविडेंड कब से मिलेगा? चौथे साल से। तो P3 तो चौथे साल से तो परपेचुअल ही है ग्रोथ रेट, तो 2.50 रुपए, उस हिसाब से 250 रुपए। ये कब का प्राइस आया सर? ये 3rd ईयर का प्राइस आया। उसका प्रेजेंट वैल्यू निकाल लिया तो 198 तो मार्केट प्राइस क्या इंक्रीज हो रहा है? यस। अगर मार्केट प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो भाई प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कीजिए ना। ठीक है, शेयर होल्डर कर लिए प्रोजेक्ट एक्सेप्ट। शेयर होल्डर क्या ना, ये 2000 रुपये इनकम कैसे करूं? बोले सुनो, एक ही तरीका है, हम तो पैसे नहीं देते, आप अपने शेयर बेच दीजिए। आपको 2000 रुपए घर चलाने के लिए चाहिए ना साल का, शेयर बेच दो कुछ। शेयर होल्डर कहेंगे अगर मैं शेयर बेच देता हूं तो उसको समझाया जा रहा कि शेयर बेचने से आपको लॉस नहीं है, आपके जो बचे हुए शेयर है ना उस पर ज्यादा डिविडेंड मिल जाएगा। आप अभी जो जितने शेयर पे डिविडेंड मिल रहा है ना, कम शेयर्स पे उससे ज्यादा डिविडेंड मिलेगा आपको। बोले समझाओ, बोले समझा। देखो अब यहां समझाया जा, शेयर का भाई यहाँ कितना था? 250, इसको बोला था P3, और क्या हो सकता है P2, और क्या हो सकता है P1, और क्या हो सकता है P0, और P0 आपने निकाला और कितना निकाला? 198.4 कुछ 46।
198.46। अब हम कहाँ की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं यहाँ। चलो यहाँ आपको कितना चाहिए, 2000, तो यहाँ शेयर बेच दीजिए। पर यहाँ का प्राइस क्या करें, यहाँ का प्राइस कहाँ से लाए, बोले इसको बढ़ा दो 8% से, या तो इसको डिस्काउंटिंग कर लो 2% से, एक ही बात है। या तो डिस्काउंटिंग कर लो या तो बढ़ा दीजिए इसको। तो 214 रुपए का एक शेयर, आपको 2000 रुपए चाहिए, आपको कितने शेयर बेचना है, तो उसने कहा 2000 रुपए चाहिए, एक शेयर का प्राइस ये है, तो मुझे 9.33 शेयर बेचना पड़ेगा। बोले 10 शेयर बेच दो भाई, कम से कम 2000 चाहिए ना, चलो 10 बेच दो, फ्रैक्शन में शेयर नहीं बेच सकते, मार बेच दिया, ठीक है। फिर अगले साल फिर कहाँ प्रॉब्लम में फंसोगे, सर फिर प्रॉब्लम यहाँ आएगी, तो यहाँ फिर शेयर बेच देना। पर यहाँ का प्राइस कैसे निकालोगे, इसको एक बार डिस्काउंटिंग करोगे तो प्राइस निकल जाएगा। ये प्राइस आ गया 214.33, नहीं ये नहीं है, ये आ गया 231.48, ठीक है। फिर शेयर बेच दीजिए, और 9 शेयर बेचोगे तो आपके पास 2000 बचे। थर्ड ईयर में कैसे करोगे, बोले शेयर का प्राइस 250 है ना, 8 शेयर बेच देना, तो आपको मिनिमम हर साल 200 2000 2000 2000 रिसिप्ट मिली। बोले ठीक है, अब आपके पास शेयर कितना बचा, 973, 1000 थे, पहले 10 शेयर बेचा, फिर 9 बेचा, फिर 8 बेचा, अभी भी आपके पास 973 शेयर्स। अभी तो बेचने से पहले 1000 शेयर थे और 1000 पे 2 रुपया कमा रहे थे, आप 2000 रुपए कमा रहे थे, यही हो रहा था। अब देखो आपके पास भले ही शेयर कम है, पर डिविडेंड आपको तो 2.5 रुपए मिलने वाला है, तो आपको 2432 रुपए मिल रहा है। क्या आपकी इनकम इंक्रीज हो रही है, या तो दुखी क्यों हो रहा है शेयर्स बेचने पे, शेयर्स बेचने पे दुखी मत, तो आपका घर भी चल गया और इनकम आपकी बढ़ भी गई। ठीक, ये क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन होमवर्क कर लेना, आसान क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन ऑलरेडी करवा चुका हूँ, 2 स्टेज डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल। 77 नहीं करना क्योंकि इसके जैसा लीनियर वाला है ना, लीनियर वो वाला क्वेश्चन करवाना। 77 मत करना, 78 मत करना, 79 भी नहीं, जो करना है वो करना है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 80 अच्छा क्वेश्चन। अगर मैं कहूं मेरे डिविडेंड ग्रोथ मॉडल का ये लास्ट क्वेश्चन है, तो यस, खत्म हमारा इक्विटी वैल्यूएशन ही खत्म हो गया। मैं फिर से बोल रहा हूं आपको इस बार, इक्विटी वैल्यूएशन खत्म, और कुछ नहीं। सिक्योरिटी एनालिसिस नहीं, वो तो अलग टॉपिक है, मैं इक्विटी वैल्यूएशन की बात कर। ये भी एक क्वेश्चन है जो आपको करके जाना पड़ेगा, इसके बाद तो बायबैक और बायबैक वगैरह बचा, वो तो बिल्कुल इजी टॉपिक है यार कुछ। तो चलो क्वेश्चन नंबर 80 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 करके जाना है, आता है आजकल आ रहा है क्वेश्चन। द करंट ईपीएस ऑफ मेसर्स वी लिमिटेड, क्या होता है? The company has shown an extraordinary growth 40% in the earning। अर्निंग में जो ग्रोथ है वो कितने परसेंट का ग्रोथ है, 40% in the last few years, and this high growth rate is likely to continue for next 5 years, after which growth rate is earning will decline from 40% to 10% next 5 years। ये लाइन इंपॉर्टेंट। बोले अभी ईपीएस कितना है, बोल रहा अभी ईपीएस है 4 रुपए। बोले ग्रोथ रेट कितना है, ग्रोथ रेट अभी कितना है, बोले अभी है 40%, ईपीएस में ग्रोथ रेट है 40%, और ये घट के हो जाएगा 10% 5 साल बाद। बोले 5 साल बाद नहीं होगा, ड्यूरिंग नेक्स्ट 5 ईयर्स, अगले 5 सालों के ड्यूरिंग में 40% से घट के 10% हो जाएगा ईपीएस में ग्रोथ। इट मीन्स धीरे धीरे ग्रोथ कम होगा। निकालेंगे कैसे, एक्चुअल में यहाँ शब्द होना चाहिए था लीनियरली, पर शब्द लिखा नहीं। पर हमारे आईसीएआई का क्वेश्चन, मतलब सर टोटल मिलाकर ग्रोथ कितने परसेंट से कम हो जाएगा, 30% से कम हो जाएगा। टोटल कितने सालों में, 5 सालों में, तो डिवाइडेड बाय 5 कर दिया, तो हर साल 6% ग्रोथ रेट कम रहेगा। 30 सॉरी
ये डिवाइडेड बाय 5, हाँ 6%। इट मीन्स पहले साल जो ईपीएस बढ़ेगा ना, चलो मान के चल रहा हूँ 40% से, फिर बढ़ेगा तो वो 40 से नहीं बढ़ेगा, फिर 34 से बढ़ेगा, फिर बढ़ेगा तो 34 से नहीं बढ़ेगा, 34 माइनस से 28 से बढ़ेगा। इस तरह से ग्रोथ रेट ईपीएस बढ़ेगा पर कम रेट से बढ़ेगा। देखिए कि एक बार, अच्छा पहले 5 साल तक कितना रहेगा, 40% ऐसा लिखा था। हाँ ग्रोथ रेट अगले 5 साल तक तो 40 ही रहेगा और उसके बाद डिक्लाइन होगा, ठीक है। तो पहले ग्रोथ रेट कितना था इन ईपीएस, 40%, 40%, 40%, 40%, 40%। फिर कितना 6% कम, 40 से कितना पहुंचना 10, तो कितना 30 डिवाइडेड बाय 5 कर लिए, तो 34, 28, 22, 16 और 10। तो चलो ईपीएस के साथ ऐसा करते, ईपीएस अभी है 4 रुपए, तो हर साल कितने कितने परसेंट से बढ़ा रहे, 40%, 40%, 40%, 40%, फिर 34, 28, 22, 16। ठीक है जी, ठीक है सर। आगे अभी क्वेश्चन मैंने पढ़ा नहीं, अब मैं पढ़ा। अच्छा लिखा तो है, द डिक्लाइन इन द ग्रोथ रेट ड्यूरिंग 5 ईयर ट्रांजिशन पीरियड विल बी इक्वल एंड लीनियर। सॉरी लिखा भी था, लिखा होना भी चाहिए था, नहीं भी लिखा होता तो मैं तो ऐसे, मुझे तो रटा हुआ है क्वेश्चन तो कोई दिक्कत नहीं, पर मैं आपसे बोल रहा हूँ ये सब लीनियर का मतलब आपको समझ में आना चाहिए, धीरे धीरे कम, इक्वल। करेंटली कंपनी का पे आउट रेशियो अभी कितना है, 10। इट इज लाइकली टू रिमेन सेम, 5 साल तक तो 10% ही रहेगा। From beginning of 6th year till end of 10th year, the payout ratio will linearly increase 50% at the end of 10th। मतलब यार 10% से कितना परसेंट कर रहा है सर, डिविडेंड 50% कर रहे हैं, मतलब डिफरेंस 40 डिवाइडेड बाय 5, 8% से डिविडेंड पे आउट रेशियो बढ़ जाएगा। देखो डिविडेंड पे आउट रेशियो 10%, 10%, 10%, 10%, 10%, फिर 18, 26, 34 ऐसा करके 50%। ठीक है, तो डिविडेंड पर शेयर निकल गया कि यस सर 10%, फिर डिविडेंड पर शेयर भी निकल गया। और कुछ बोला है क्या, और कुछ ने बोला नहीं है, आपको ये दे दिया डिस्काउंटिंग रेट, फैक्टर दे दिया और आपसे इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर मांग रहा है। बोल रहा कि मान लो आज शेयर का प्राइस 125 है, तो बताओ क्या होगा, वो तो इजी है। तो अब हमने क्या किया, ग्रोथ रेट डिक्रीज आफ्टर 5 ईयर्स, ये तो ठीक है, ये भी ठीक है। अब ये निकाला हमने P10, D11, इसमें 10% का ग्रोथ है, यही माइनस जी, तो ये आ गया DP10। और फिर तो हमने प्रेजेंट वैल्यू निकाली, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई दिक्कत होगी, 118.75 रुपए। और एक्चुअल प्राइस कितना 125, तो ये क्या है, ओवर प्राइस है, ओवर प्राइस है तो क्या हमें शेयर खरीदना चाहिए, हमें शेयर नहीं। तो देखा जाए तो इक्विटी वैल्यूएशन खत्म हो गया है, पर इसमें कुछ सब टॉपिक है, जैसे बाईबैक है, बाईबैक के अलावा और क्या चीज है, बाईबैक के अलावा सर राइट शेयर्स है, बाईबैक है, राइट से, दो ही तो चीज है, तो वो भी कर ही लेते, साथ साथ खत्म करेंगे। हाँ जी, तो अब कुछ बचा नहीं है, एक तो बचा है बाईबैक डिसीजन, इस पे इस मैटर पे बात करना, और एक बचा है राइट शेयर्स। तो बाईबैक है क्या, एक्चुअली इंस्टीट्यूट को क्वेश्चन ऐसे बनाना चाहिए कि यार कंपनी के पास सरप्लस फंड है जो डिविडेंड के रूप में भी बांट सकते हैं, या उन पैसों से कंपनी अपने शेयर्स बायबैक भी कर सकते हैं। तो प्लीज ये साहब ये बताइए कि कंपनी को डिविडेंड देना चाहिए कि कंपनी को शेयर्स बायबैक कर देना चाहिए, एक्चुअल में ये होना चाहिए। पर यार क्वेश्चन कुछ और ही बना एक्चुअल। और सुनो, पता नहीं न्यू सिलेबस में इस क्वेश्चन को लेकर बहुत प्यार है, ये जो क्वेश्चन मैं करवाऊंगा ना, एकमात्र क्वेश्चन इस टॉपिक से, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। पहले एक बात मैं आपसे बोल रहा हूँ, बाईबैक से क्या, मान लो 10 लाख शेयर्स, कंपनी ने 2 लाख शेयर बायबैक किया और कैंसिल कर दिया, तो नंबर ऑफ शेयर्स क्या हो जाएंगे, कम हो जाते हैं सर, बायबैक से नंबर ऑफ शेयर्स कम। अर्निंग पर शेयर बढ़ जाता है, क्योंकि पहले अर्निंग 10 लाख लोगों में बट रहा था, अब 8 लाख लोगों में बटेगा,
तो बायबैक से नंबर ऑफ शेयर्स कम हो जाते हैं और अर्निंग पर शेयर बढ़ जाती है। बस ये बात याद। दूसरी बात आपको ये समझाना है कि एमपीएस कैसे निकालते हैं बायबैक के बाद। एमपीएस कुछ नहीं होता, ईपीएस को प्राइस अर्निंग रेशियो से मल्टीप्लाई करना होता, वही एमपीएस कहलाता। तो मैं किस क्वेश्चन की बात कर रहा था, मैं कर रहा था क्वेश्चन नंबर 81 की बात। मैं आपसे बोल रहा था क्वेश्चन नंबर 81 ना जाने न्यू सिलेबस में कितने बार आया। अच्छा क्वेश्चन है, करना है करना है करना है। पढ़े जी एक बार। राहुल लिमिटेड के पास सरप्लस कैश है 100 लाख, ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते 27%। 27% का मतलब होता है 27 लाख। 27 लाख रुपए बांटना चाहते किस रूप में, डिविडेंड के रूप में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते टू द शेयर होल्डर। द कंपनी डिसाइड्स टू बाय बैक शेयर्स। कंपनी ने डिसाइड किया बायबैक करने का। द फाइनेंस मैनेजर ऑफ द कंपनी एस्टिमेट दैट इट्स शेयर प्राइस आफ्टर परचेज, मतलब बायबैक के बाद का जो शेयर प्राइस है ना, वो 10% ज्यादा रहेगा किससे, बायबैक प्राइस। इफ बायबैक रूट इज टेकन, जो बायबैक प्राइस है जितने पे बायबैक किया जाएगा उससे 10% ज्यादा रहेगा शेयर प्राइस आफ्टर बायबैक। नंबर ऑफ शेयर्स अभी कितने हैं, 10 लाख, और करंट ईपीएस कितना है 3, तो 10 लाख। तो अर्निंग्स टोटल कितनी हुई, अगर अर्निंग्स की बात करो तो अर्निंग 30 लाख। मांग क्या रहा, द प्राइस एट विच द शेयर कैन बी रीपर्चेस्ड, मतलब वो आपसे मांग रहा है बायबैक प्राइस। बताओ शेयर कितने में रीपर्चेस करे, कितने में बायबैक करे। इफ द मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ द कंपनी शुड बी 210 लाख आफ्टर बायबैक। मार्केट कैप रिवीजन चल रहा है, मर्जर का थोड़ा तो आइडिया होगा। मार्केट कैप कैसे निकालते हैं सर, नंबर ऑफ शेयर्स इंटू एमपीएस, पर ये बाईबैक के बाद का है 210 लाख। तो सर उसका मतलब ये हुआ मार्केट कैप क्या होता, मैं समझाया था यहाँ, ये आपके काम, ठीक। ये भी कर, मैं बता रहा था कि मार्केट कैप क्या होता है, ये काम कीजिए। मान के चलो कि बायबैक किस पे किया जा रहा है, एक्स पर, बायबैक प्राइस है एक्स, तो मार्केट कैप दिया है, कितना दिया है 210। मार्केट कैप कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू बायबैक एमपीएस ना यार, नंबर ऑफ शेयर्स आफ्टर बायबैक, ये नंबर ऑफ शेयर्स आफ्टर बायबैक और ये एमपीएस आफ्टर बायबैक। तो नंबर ऑफ शेयर्स पहले से कितने हैं, 10 लाख है ना, टोटल कितना पैसा यूज करना, 27 लाख, और कितने रुपए में बायबैक किया जा रहा है यही तो नहीं मालूम, इसको एक्स ले लिया, तो नंबर ऑफ शेयर घट जाएगा ना ऑटोमेटिक। और बायबैक का प्राइस क्या होगा, बायबैक के बाद एमपीएस क्या होगा, बोले जो बायबैक प्राइस होगा उससे 10% ज्यादा, इज इक्वल टू कितना आना चाहिए, 210 लाख। ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट है। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आंसर आ ही जाएगा, और बायबैक प्राइस आ गया 21.8। कोई दिक्कत है, नाइस। तो बताओ कितने नंबर ऑफ शेयर्स खरीदे जाएंगे भाई, 27 लाख और एक शेयर 21 रुपए 80 पैसे का, तो टोटल इतने शेयर्स बायबैक कर लिए जाएंगे। तो कितने शेयर्स बचेंगे फिर, 10 लाख में से इतने शेयर्स बायबैक हो गए, तो बताओ नंबर ऑफ शेयर्स कितने बचे, इतना बचा, नंबर 10 लाख माइनस इतना बचा। अर्निंग तो 30 लाख की रहेगी, तो ईपीएस कितना आ गया 3.4, और पहले ईपीएस कितना था 3 रुपए, तो ईपीएस इंक्रीज हो गया 0.4। क्वेश्चन बेकार है, सिर्फ कैलकुलेशन है और कुछ नहीं, मैथ से इसमें मैथ से इन्वॉल्व है, बाकी लॉजिकली अगर मैं देखूं तो क्वेश्चन में कुछ बात, लेकिन क्या ये क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा, यस सर। इस क्वेश्चन को किए बिना आप जा नहीं सकते, इस क्वेश्चन को आपको करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 81 लिख लो, करके जाना है। 82 भी वैसे ही है, कट, 83 भी कट, ये दिख रहा है आपको, ये एग्जाम में आया हुआ। 84 अच्छा क्वेश्चन है, 84 कर लेना, क्योंकि 84 में समझाने के लिए कुछ नहीं है, इसका नाम है लेवरेज्ड बायबैक। 84 कर लोगे ना, बायबैक का एक क्वेश्चन सफिशिएंट है, एमटीपी 2021 में आया पर सॉल्यूशन दिया है, तो प्लीज कर लेना, 84 कर लेना, सिंपल है, हो जाए,
ठीक है सर, 85 भी कट कर देना, जिसको कट करो। हालांकि देखो ये भी जुलाई 2021। अब आ जाते हैं वैल्यूएशन ऑफ राइट। राइट क्या पहले भी पढ़ा हुआ है? हाँ सर, राइट पहले भी पढ़ा हुआ, तो कोई समस्या है क्या? कोई समस्या नहीं होगी। अब सुनो, राइट शेयर्स क्या होते? सर जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर होते, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, उनको कंपनी राइट शेयर इश्यू करती है। सबसे पहले जब पब्लिक ऑफर, तो सर राइट शेयर हम सीए लोगों को आप समझा रहे हो, अब आपको पता है हमारे काम मुद्दे की बात क्या है। मुद्दे की बात यह है कि अभी शेयर का प्राइस क्या है सर? अभी शेयर का प्राइस है एमपीएस, करंट मार्केट प्राइस है 40 रुपए। राइट शेयर इश्यू किया जाएगा तो मार्केट में तो सप्लाई बढ़ जाएगी शेयर्स की। राइट के बाद जनरली राइट शेयर इश्यू करने के बाद, शेयर इश्यू करने के बाद जो अभी मार्केट प्राइस होता है ना, राइट के बाद वो मार्केट प्राइस कम हो जाता है। मान लो वो हो गया 34। सर क्यों? क्योंकि ये बीच में क्या है? राइट, बीच में है राइट। अभी की बात करो, अगर मैं यहां खड़ा हूं तो मैं बहुत खुश हूं। मैं क्यों खुश हूं? यार पता है मेरे पास जो ऑलरेडी शेयर है ना, उस पर मुझे और राइट शेयर भी मिलने वाले, और राइट शेयर जनरली लोगों को जो ऑफर किया जाता उससे कम में मुझे ऑफर किया जाता। बात समझ रहे हो ना आप? राइट शेयर क्यों शेयर होल्डर को थोड़े कम पैसों में मिल जाता। तो मैं बहुत खुश हूं कि मेरे पास शेयर है। कितने का है? 40 का। क्यों? मुझे तो एक फायदा भी है कि राइट शेयर मिलने वाला है। और जैसे ही राइट शेयर मिलकर बात खत्म हो गई, तो उसके बाद अब वो शेयर में तो राइट है ही नहीं है, वो तो जो होना था हो गया। तो राइट के बाद इसकी प्राइस कम दिखेगी, और कितनी दिखेगी? 34 हो सकती, 35 हो सकती, वो तो क्वेश्चन। तो ये जो डिफरेंस है, शेयर का वैल्यू गिरा, कितने रुपए से गिरा? 6 रुपए से गिरा। किसकी वजह से गिरा? क्योंकि इसमें कुछ जुड़ा हुआ था, और उसका नाम क्या था? राइट था। राइट, इसी को बोला जाता है वैल्यू ऑफ राइट। वैल्यू ऑफ राइट। तो वैल्यू ऑफ राइट कैसे निकालते हैं? बड़ा सिंपल है। राइट से पहले का प्राइस, राइट से बाद का प्राइस, इन दोनों का डिफरेंस जो कहलाएगा वैल्यू ऑफ राइट। ठीक। अब प्रॉब्लम क्या है सर? राइट से पहले का प्राइस मतलब आज का प्राइस, ये तो हमको पता है, लेकिन राइट के बाद का प्राइस हमें कैसे पता लगेगा? वो तो वहां जाके पता लगेगा। यस, एक्चुअली ना हमें राइट बेच भी सकते हैं। तो राइट बेच सकते हैं मतलब मेरे पास राइट है, मैं किसी और को बोल सकता हूँ ये ले लो मेरे नाम में, शेयर नहीं खरीदना चाहता, राइट शेयर इश्यू कर रही है कंपनी, पर मैं खरीदना नहीं चाहता, तो प्लीज मेरे नाम से आप खरीद लो, बदले में मुझे पैसे दे देना। लेकिन ये कब बोलना पड़ेगा? यहां बोलना पड़ेगा कि यहां बोलना पड़ेगा? यहां बोलना पड़ेगा। पर यहां के लिए हमें, मुझे इन दोनों के बीच का डिफरेंस चाहिए। हाँ, पर ये वाला प्राइस तो हमको पता ही नहीं, तो ये वाला प्राइस कैसे निकालते हैं? दिस इज इंट्रिंसिक वैल्यू, पर वो समझाना भी थोड़ा सा। ये वेटेड एवरेज करेंगे सर। वेटेड एवरेज कैसे? वेटेड एवरेज सुनो, वेटेड एवरेज ऐसे होगा। मैं एग्जांपल 22 से समझाने की कोशिश। पहले से शेयर्स कितने हैं? 1 लाख शेयर्स। अभी मार्केट प्राइस कितना है? 40। अभी मतलब ये वाला राइट इश्यू कर रहे हैं हम 5 शेयर के बदले में 1 शेयर। और जिन जिन लोगों को 1 शेयर दिया जा रहा है उनको कितने में दिया जा रहा है? ऑफर प्राइस बोलते हैं सर, उनको हम 30 रुपए में दे रहे हैं। 40 रुपए आज शेयर, पर आप एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को कितने में मिल रहा है शेयर? 30 रुपए में मिल रहा है। ठीक। कैलकुलेट एक्स राइट प्राइस। एक्स राइट प्राइस वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज का मतलब 1 लाख शेयर पहले से जिनकी कीमत है 40, और कितने और राइट शेयर इश्यू हो गए सर? 20,000 शेयर और इश्यू हो गए। 1 लाख इंटू 1/5, और उनकी कीमत है 30। इन सबका एवरेज कर लीजिए। अभी मुझे वेटेड एवरेज बोलना पड़ा, हालांकि इसका लॉजिक है, पर लॉजिक यहाँ नहीं समझ। तो ठीक है सर, कैसे किया वेटेड एवरेज? ये 1 लाख इंटू 40, 20,000 इंटू 20, और डिवाइडेड बाई 1,20,000, तो ये आ गया 38.33। ये एक्चुअल में आया 38.33। एक शेयर की वैल्यू घटकर कितनी हो गई? 40 से 38, 40 माइनस 38.33,
तो एक शेयर की वैल्यू घट के होगी 1.67। दिस इज वैल्यू ऑफ राइट पर शेयर। पर शेयर, ठीक, इसको बोला जाता है एक शेयर का, एक शेयर के लिए वैल्यू ऑफ राइट। पर अब और समझने की कोशिश करना, एक और मुश्किल काम। मेरे पास कम से कम कितना शेयर होना चाहिए? सर आपके पास कम से कम 5 शेयर होना चाहिए। 5 शेयर, एक एक शेयर की वैल्यू मेरी घटेगी कितने से? 1, तो टोटल मिलाकर 5 शेयर की वैल्यू घटी ना सीधे सीधे, तो 1.67 इंटू 5, तो टोटल कितना होगा? 1.67 इंटू 5, 8.35, गलत तो नहीं निकल गए? 38.33, 1.67 इंटू 5, 8.35, रफली लिख रहा हूँ 8.35। अब मैं कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सामने वाला आता है, बोलता है यार सर मुझे राइट बेच दो। मैंने कहा राइट तो बेच दूंगा भैया, मेरा जितना लॉस हो रहा है वो आपको देना पड़ेगा। बोले ठीक, मैं राइट शेयर खरीद लूंगा, पर मेरे पास कम से कम कितने शेयर होना चाहिए? 5। तो मुझे आप 5 शेयर, मैंने कहा मेरे 5 शेयर पे, हर एक शेयर पे 1 रुपए 67 पैसे का नुकसान हो रहा, तो 5 शेयर पे 8.35 का, तो 5 शेयर मैं आपको देता हूं, मैं झूठ मूठ में दे रहा हूं, आप जाकर एक राइट शेयर खरीद के लाइए, पर ये 5 शेयर का नुकसान आपको है। इट मीन वैल्यू ऑफ राइट कितना? 8.35, पर वैल्यू ऑफ राइट पर शेयर कितना? 1.67। दोनों बातों में अंतर, ठीक है, मैंने दोनों एंगल से समझा। सर ऐसा 1.67 लिखने में कोई दिक्कत नहीं। अच्छा सर दूसरा भी तरीका है, दूसरा तरीका और सोचो। राइट के बाद शेयर का प्राइस कितना हो गया? सर राइट शेयर के बाद, राइट इश्यू के बाद शेयर का प्राइस हो गया 38.3, ठीक, गिर के इतना हो गया। भाई साहब तो भी सुनो, जो भी मुझसे राइट खरीद रहा है, तो भी ये शेयर आपको कितने का मिल रहा है? 30 रुपए का। आप कह रहे हो कि अभी 40 है बाद में गिर जाएगा, तो लो ना, प्राइस गिर के इतना तो होगा ना, पर आपको तो 30 रुपए में वो शेयर मिल रहा है। इट मीन आपको कितने का फायदा दिख रहा है? 8.33। दिस इज वैल्यू ऑफ राइट, वैल्यू ऑफ राइट और वैल्यू ऑफ राइट पर शेयर में अंतर, ठीक। मैं क्या करने जा रहा हूं, अब सुनो ध्यान से। पहले तो एक्स राइट प्राइस मांगा, तो मैंने एक्स राइट प्राइस मतलब ये निकाला, राइट के बाद का प्राइस एक्सक्लूडिंग राइट प्राइस, इसको बोलते हैं एक्सक्लूडिंग राइट प्राइस। वैल्यू ऑफ राइट, वैल्यू ऑफ राइट कैसे निकाल सकते हैं? ये बात का, ये पहले का, तो वैल्यू ऑफ राइट पर शेयर निकाल, वैल्यू ऑफ राइट पर शेयर, ये निकला 1.667 पर शेयर है। और मैंने कहा टोटल वैल्यू ऑफ राइट बोलोगे तो 8.33। अल्टरनेटिव आप ऐसे भी निकाल सकते हो। मैं आपसे बोल रहा हूँ एक्स राइट प्राइस ऐसे भी नहीं, एवरेज ही तो निकालना। तो 5 के बदले में 1, तो 5 शेयर 40 रुपए का, 1 शेयर 30 रुपए का, डिवाइडेड बाय 6 कर दिया, तो ऐसे भी एक्स राइट प्राइस निकाल सकते। ठीक है, 2 चीजें हो गई। आगे क्या मांग रहा है? बोल रहा है एज्यूमिंग राम के पास 100 शेयर्स है, तो उसकी वेल्थ बताइए। राम के पास 100 शेयर्स है, तो पहले 100 इंटू 40, 100 इंटू 40, पहले से उसके पास 4000 रुपए के शेयर्स रखे। अगर वो राइट शेयर खरीद ही लेता है तो उसकी वेल्थ में चेंज होगा कि नहीं होगा? चलो देख लेते। राइट शेयर खरीद लिया भाई साहब, उसकी वेल्थ में चेंज होगा। अगर वो राइट शेयर खरीद लेता तो अब उसके पास पहले से 100 शेयर्स थे, 20 शेयर और जुड़ गया, तो टोटल 120 शेयर्स हो गए, और 38.33 हो गया राइट के बाद शेयर का प्राइस, तो टोटल वेल्थ हो गई 4600। पर उसको 20 शेयर खरीदना भी तो पड़ा होगा, कितने के हिसाब से? 30 रुपए के हिसाब से, तो 600 रुपए खर्च हो गए, तो उसकी वेल्थ 4000 थी, 4000 ही है। दूसरा पॉइंट क्या पूछ सकता है? अगर वो राइट बेच देता है, अगर वो राइट बेच देता है तो उसके पास पहले से शेयर 100 थे, अभी भी 100 ही रहेंगे, तो टोटल इतना तो इतना। अब राइट बेचा तो उसके पास राइट कितने थे? 20, 100 शेयर से तो 20 ही राइट थे,
20 इंटू 8.33, मतलब यार 20 लोगों को बेच सकता ना, 5 शेयर का राइट आप रख रहे हो, 5 शेयर पर 8.33 देना, आप भी 8.33 8 ऐसे वसूल कर लिया, तो ये आ गया। तो वेल्थ उसकी 4000 की 4000। अगर वो राइट को इग्नोर कर देता है तो वेल्थ डिक्रीज हो जाएगी। तो राइट को आप इग्नोर नहीं कर सकते, या तो राइट शेयर खरीद लीजिए या तो राइट बेच दीजिए किसी को, बस और कुछ नहीं। ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 86, ये आपको करना चाहिए, क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 86, क्वेश्चन नंबर 86 आपको बनाना चाहिए। पढ़े, एबीसी लिमिटेड शेयर करेंटली शेयरिंग 13 रुपए पर शेयर, देयर आर कितना शेयर है 10 लाख, और फर्म और अभी भी 10 लाख शेयर और 20 लाख रुपए का अरेंजमेंट करना चाहती है न्यू प्रोजेक्ट के लिए। ये प्रैक्टिस में क्वेश्चन है आपके एसएम का क्वेश्चन। सबसे पहले तो आपको एक्स राइट प्राइस निकालना है एंड द वैल्यू ऑफ राइट, एंड वैल्यू ऑफ राइट भी निकालना इफ फर्म एक राइट शेयर इश्यू कर रहा है हर 2 शेयर के बदले में, हर 2 शेयर के बदले में एक राइट। क्या बता सकते हो कितने राइट शेयर इश्यू हो रहे हैं, नंबर ऑफ शेयर्स? सर हर 2 के बदले में एक, मतलब ऑलरेडी हमारे पास 10 लाख शेयर है, मतलब हम और 5 लाख शेयर इश्यू कर, हम और 5 लाख शेयर इश्यू कर रहे हैं, और पैसों का अरेंजमेंट कितना करना है 20 लाख, 20 लाख का अरेंजमेंट करना, 5 लाख शेयर इश्यू कर रहे हैं, मतलब हमारा ऑफर प्राइस कितना है 4। तो दिक्कत, अब हमको क्या निकालना, हमें निकालना एक्स राइट प्राइस। ऑफर प्राइस निकालने में थोड़ी तकलीफ होगी, 20 लाख चाहिए, 50,000 शेयर इश्यू करना है, 5 लाख, ये 5 लाख शेयर होगा, एक जीरो और लगा लेना। ठीक है सर, कोई समस्या नहीं, आगे चले। अब एक्स राइट प्राइस 2 इंटू 13 1 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 3, तो ये आ गया 10। तो वैल्यू ऑफ राइट कितना आ गया, ऐसे कर लो 10 रुपए है एक्स राइट प्राइस, और वही आपको कितने में मिल गया 4 रुपए में, तो आ गया 6। वैल्यू ऑफ राइट, वैल्यू ऑफ राइट पर शेयर करके भी कर सकते थे, वो कैसे करते सर, 13 रुपए था राइट से पहले, राइट के बाद 10 रुपए, तो टोटल कितना हो गया 3 रुपए। इसके लिए कम से कम 2 शेयर सेक्रीफाइस कर, 3 रुपए हो गए वैल्यू ऑफ राइट पर शेयर, और टोटल 2 शेयर के बदले में आपको 6 रुपए का लॉस। अगर कह रहा है आगे क्या मांग रहा है, 1 राइट शेयर फॉर एवरी 4 शेयर, ये तो हो जाएगा 1 राइट शेयर फॉर एवरी 4 शेयर। फिर से वही काम किया, 2.5 लाख शेयर 8 रुपए, ये आ गया 12 माइनस ऑफर प्राइस कर दिया, तो सीधा सीधा कितना आ गया 4। ये चीज है वैल्यू ऑफ राइट। मांग क्या रहा है, हाउ डज द शेयर होल्डर वेल्थ चेंज 1 to 2, 1 और 2 में अगर राइट 2 के बदले में 1 इश्यू करे, या तो 4 के बदले में 1 राइट शेयर इश्यू करे, तो क्या वेल्थ में फर्क पड़ेगा? चलो देखते हैं। मान लो शेयर होल्डर ने कितना शेयर होल्ड किया, ये कहीं नहीं लिखा, तो 1000 शेयर ले लें। यस, मान लो किसी शेयर होल्डर ने 1000 शेयर होल्ड कर रखा, और सबसे 1000 शेयर होल्ड कर रखा, और हम 1000 शेयर, वैल्यू ऑफ वेल्थ कितना था बिफोर राइट 13,000 रुपए था। ठीक, राइट के बाद क्या होने वाला, अगर 2 के बदले में 1, तो पहले से 1000 शेयर थे, और मैं बोल रहा हूं कि उसने राइट शेयर खरीद लिया, तो 500 शेयर उसने और खरीदा, तो टोटल मिलाकर 1500 हो गया, और राइट के बाद प्राइस हो गया 10, तो 15,000 रुपए हो गया। पर शेयर खरीदने में पैसे भी तो खर्च करने होंगे, 500 इंटू 4, तो टोटल वेल्थ कितना 13,000, पहले भी कितना था 13,000। दूसरे में दूसरा बोला अगर 4 के बदले में 1, तो भी वेल्थ कितना आएगा 13,000। अब कर लोगे। राइट शेयर में सिर्फ एकमात्र क्वेश्चन यही करना जो मैंने करवाया, बाकी क्वेश्चन करने की जरूरत है क्या? बाकी क्वेश्चन आपको करने की जरूरत है, बाकी सब टाइम पास है, यही काम चलता है। बाकी आपको प्रैक्टिस करना है तो अलग बात है। ठीक है, तो देखा जाए तो इक्विटी वैल्यूएशन हमारा खत्म हो गया पूरी तरह, पर यार दिक्कत यह है कि इंस्टीट्यूट ने इसमें मनी मार्केट
इंस्ट्रूमेंट के भी क्वेश्चन डाल रहे, वो भी बनाना पड़ेगा, उसके बिना नहीं। तो एक बार ज्यादा पेजेस नहीं है, 10 पेजेस के हो गए तो एक बार वो मनी 15 मिनट लगेगा बड़ी मुश्किल से, तो वो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट भी खत्म करते हैं तो हमारा टेंशन खत्म। ठीक, तो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट के भी कुछ क्वेश्चन कर लिया जाए, आखिर चैप्टर डाला हुआ तो कर ही लेते। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट मतलब ऐसे इंस्ट्रूमेंट, बॉन्ड्स भी समझ सकते हो, जो 1 साल से कम पीरियड के लिए इश्यू होते हैं। क्वेश्चन बिल्कुल छोटे छोटे तो आने के चांसेस नहीं है, पर फिर भी एक आइडिया हो जाए। जैसे ये डाल रखा है क्वेश्चन नंबर 91, इस पर ज्यादा बात नहीं करूंगा। क्वेश्चन नंबर 91 देखो, एक बॉन्ड है, वो 45 डेज पीरियड है उसका, मतलब 45 डेज में रिडीम्ड हो जाए। अभी यील्ड कितना है, 6%, और ऐसा लग रहा है कि करंट यील्ड इंक्रीज हो जाएगा 200 बेसिस पॉइंट से, मतलब 2%। करंट मार्केट प्राइस इसकी वजह से 2 रुपया 50 पैसे, जो करंट मार्केट प्राइस जो भी होगा वो डाउन हो जाएगा 2 रुपये 50 पैसे। मांग क्या रहा, मांग रहा फेस वैल्यू, फेस वैल्यू बॉन्ड। बॉन्ड्स जो शॉर्ट टर्म के बॉन्ड्स होते हैं ना, वो इश्यू किस पे होते हैं, अगर मैं कहूं इश्यू होते हैं, इश्यू करंट मार्केट प्राइस कम होगा, फेस वैल्यू जो होगा फेस वैल्यू पर रिडीम्ड होते हैं, रिडीम्ड। ठीक है सर, ठीक है, ठीक, फेस वैल्यू पर। वैसे भी बॉन्ड्स ये जो है ये 0 कूपन बॉन्ड की तरह होते हैं, लेकिन पीरियड 1 साल से कम होता है। तो अब यार यहाँ फेस वैल्यू नहीं दिया है, तो हमने एज्यूम किया इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन हमने बनाया है, अच्छा क्वेश्चन है इसलिए कर पा, हमने क्वेश्चन में एज्यूम किया कि मान लो फेस वैल्यू है 100 रुपए, एज्यूम किया, आप अल्टरनेटिव एजम्पशन ले सकते हो जो आपका मन करे। तो और यील्ड कितना है, 6%, तो आपका जो बॉन्ड्स इश्यू हुआ होगा वो फेस वैल्यू से कम में हुआ होगा, जेडसी भी जैसे। तो 100 रुपए में से मैंने डिस्काउंट माइनस किया, 45 दिन का जो यील्ड है वो माइनस किया। सर 100 रुपए पे यील्ड लगेगा कि इस पे लगेगा, सुनो बात समझने की कोशिश करो, मैं क्या माइनस करूं, यील्ड। तो ये जो यील्ड है ये 6%, मुझे इसका निकालना चाहिए कि 100 का निकालना चाहिए। शब्द क्या लिखे है, शब्द देखना, शब्द है डिस्काउंट यील्ड। अगर डिस्काउंट यील्ड शब्द लिखा तो वो डिस्काउंट यील्ड हमेशा फेस वैल्यू पे निकलता है, ये शब्द याद रखना, डिस्काउंट यील्ड फेस वैल्यू पे। ठीक है सर, मैं बताऊंगा आगे, एक क्वेश्चन है उसमें समझा। तो 100 में से मैंने ये यील्ड माइनस किया, तो बॉन्ड का प्राइस आ गया 99.2, और यील्ड अगर 8% हो जाएगा, तो मैंने 8% माइनस किया तो यील्ड आ गया 99, सॉरी बॉन्ड का प्राइस आ गया 90। बोलो कितने रुपए से डाउन हो गया बॉन्ड का प्राइस, 0.25। तो एक मैंने यूनिटरी मेथड लगाया कि 25 पैसा डाउन होता है अगर फेस वैल्यू है 100, पर 25 पैसा थोड़ी डाउन हुआ है, 2 रुपये 50 पैसे डाउन हुआ, 2 रुपये 50 पैसे डाउन हुआ, 2 रुपये 50 पैसे। तो बताओ 2 रुपया 50 पैसे अगर डाउन होता है तो उसके लिए फेस वैल्यू क्या होना चाहिए, और फेस वैल्यू कितना आया, 1000। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है मैथमेटिक्स। और क्या मांगा है, बॉन्ड इक्विवेलेंट यील्ड। बॉन्ड इक्विवेलेंट मतलब बॉन्ड पे कितना कमाया, इन्वेस्टमेंट यील्ड पूछ रहा है, जितना लगाया था। मतलब अगर 6% यील्ड है तो फेस वैल्यू 1000, तो बॉन्ड का प्राइस है 992.50, ये कैसे आया, 99.25 है। अगर फेस वैल्यू है 100, तो अगर फेस वैल्यू है 1000 तो बॉन्ड का प्राइस क्या होता है। तो जब भी बोलेगा बॉन्ड इक्विवेलेंट यील्ड, तो बेस क्या आ जाएगा, मार्केट। ठीक है, ये निकाल लो, 8% है तो बॉन्ड इक्विवेलेंट यील्ड बोल देगा, तो बेस क्या आ जाएगा, मार्केट। दो चीजें मैंने आपको बताया, एक बोला डिस्काउंट यील्ड, बेस क्या आएगा, फेस। एक बोला मैंने इक्विवेलेंट यील्ड या इन्वेस्टमेंट यील्ड, तो बेस क्या आएगा, मार्केट प्राइस। अभी तक जो भी कर रहे थे हम, बेस क्या आ रहा था, मार्केट प्राइस आ रहा था, लेकिन यहाँ शब्द आया था डिस्काउंट यील्ड। ठीक है, ऐसा कोई क्वेश्चन है क्या, ये कर लोगे 92, नहीं भी करोगे तो इतना क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन तो आएगा नहीं। ये इसकी बात कर रहा था मैं, 93 की बात कर रहा था।
टी बिल है 9,940 का मार्केट प्राइस है और फेस वैल्यू है 10,000। फेस वैल्यू पे रिडीम्ड होने वाला है। मांग क्या रहा, एक तो उसने मांग रहा है एनुअलाइज्ड इन्वेस्टमेंट रेट या बॉन्ड इक्विवेलेंट यील्ड बोलेगा, बेस क्या रहेगा करंट मार्केट। लेकिन जब बोलेगा डिस्काउंट यील्ड निकालना, डिस्काउंट रेट निकालना, तो बेस क्या रहेगा फेस वैल्यू, बस और कुछ बेस की बात। ठीक है, इसके अलावा डर्टी प्राइस और क्लीन प्राइस हम ऑलरेडी कर चुके और इसका लेक्चर भी डला हुआ है मेरा यूट्यूब में, पूरा की पूरा लेक्चर, तो भाई वहां से कर लेना। मुझे बस ये वाला क्वेश्चन करवाना था, क्वेश्चन नंबर 95 ही करवाना है। तो सुनोगे, ये अभी के एमटीपी में भी डला हुआ है, ये एमटीपी तो है ही है, अभी के एमटीपी में भी डला हुआ है। तो ये क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं, एमटीपी का क्वेश्चन है। देखो, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स कैलकुलेट इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम एज वेल एज टोटल कॉस्ट ऑफ फंड टू भास्कर लिमिटेड विच इज प्लानिंग टू इश्यू अ कॉमर्शियल पेपर इश्यू कर। फेस वैल्यू पर रिडीम्ड होगा, इश्यू कर रहे हैं 9,7550। तो बता सकते हो कि कितना एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है परसेंटेज में, बता सकते हैं सर। 1,00,000 माइनस 975 डिवाइडेड बाय 9,750 इंटू 100 इंटू 12/3, तो आंसर आ रहा है 10.05। कॉमर्शियल पेपर इश्यू करने से जो कॉमर्शियल पेपर खरीद रहा है उसको हमें देना पड़ रहा है 10.05% पर एनम। ठीक, इसके लिए अलावा कॉमर्शियल पेपर के लिए हमें इश्यू एक्सपेंसेस भी तो लगता है। उसमें क्या लगता है, ब्रोकरेज 0.15% पर कितने महीने का, 3 महीने का। और मुझे तो एनुअलाइज निकालना है ना, एनुअलाइज, तो 12 महीने का कितना 0.6%। आगे चले, इसके अलावा रेटिंग चार्जेस है 0.5% पर एनम है, तो 0.5%, और स्टाम्प ड्यूटी भी जोड़ दोगे तो आंसर हो जाएगा 11.85%। बहुत ज्यादा स्पेशल क्वेश्चन नहीं है, आराम से हो जाएगा आपसे। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन कर लेना मनी मार्केट 96 की करने की। अब बात किसकी करेंगे, रेसिडुअल, बचे कुछ क्वेश्चन जो कभी कभी आते हैं, कभी कभी आते हैं। तो मैं बहुत सारे क्वेश्चन इसमें नहीं कर पा रहा। 97 है अलग क्वेश्चन, पर डला भी है एसएम में, लेकिन आज तक नहीं। तो मैं रिवीजन में तो नहीं ले रहा हूं, पर फिर भी आपका दिल करे तो आप उसको कर सकते। 97 ऐसे ही 98, ये भी इंटरेस्ट कवरेज रेशियो वाला क्वेश्चन है, देख सकते हो, इजी है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। 99 भी रेशियो एनालिसिस का क्वेश्चन है, एक बार आया था रेशियो एनालिसिस का ये वाला क्वेश्चन, ये भी डाल दिया हूं। बाकी एग्जाम ओरिएंटेड बैच वालों को चाहे रेगुलर वालों को, दोनों को करवाया। तो अगर आप चाहो तो टाइम हो तो मैं इस पर ज्यादा समय नहीं खींच सकता। ये कॉन्सेप्ट आया है, ये मुझे समझाना पड़ेगा, चीपेस्ट टू डिलीवर। तो ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100, पर ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये आपको समझाना पड़ेगा मुझे। ये नया टॉपिक डला है ICAI में और इसका क्वेश्चन आया नहीं, तो इस बार आने की प्रोबेबिलिटी बनती है। देखिए है क्या, आया नहीं अभी तक, चीपेस्ट टू डिलीवर। बहुत सारी कहानी समझाने में बहुत ज्यादा समय लगेगा, ऐसा कुछ समझा दूं कि एक बार में आपको बात क्लिक हो जाए। मैंने बॉन्ड बेचा, मैंने किसी को बॉन्ड बेचा क्या, ये बोला कि ये कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं आपको फ्यूचर में डिलीवरी दूंगा, बात हो। नाम क्या है सर, XYZ बैंक सोल्ड 7%, ऐसा बॉन्ड जिसका कूपन रेट है 7%, मैंने बॉन्ड बेच दिया। हालांकि ऐसा बॉन्ड है ही नहीं अभी, पर ठीक है बेच दिया। अब डिलीवर तो करना पड़ेगा, यस, जब कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है डिलीवर तो करना पड़ेगा। और सेटलमेंट प्राइस क्या है, 1,000 रुपए। बात हो गई कि 1,000 रुपए आप दे देना मुझको, ठीक, 1,000 रुपए की बात। कितने पीरियड बाद, 3 महीने बाद, मन से बोल दिया हूँ 3 महीने बाद। अब 3 महीने बाद जब सामने वाला बंदा आएगा तो कहेगा बॉन्ड डिलीवर करो, कहां से डिलीवर करूं, ऐसा बॉन्ड है ही नहीं। अब क्या किया जाए, मैं ढूंढ रहा हूं कि 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इसके आसपास ये 7% वाला कोई बॉन्ड मिल जाए। और एक बॉन्ड मुझे मिला
ऐसे बहुत सारे, उसमें से एक सेलेक्ट किया 7.96%। तो मेरे मन में आ रहा है कि मैं बॉन्ड खरीदूंगा 7.96 वाला और उसको डिलीवर कर दूंगा भैया, पैसे ले लूंगा, बात खत्म। और जैसे, और सुनो, सामने वाले को बोला कि सुनो वो वाला बॉन्ड तो नहीं है, कोई दूसरा वाला चलेगा? कि बोले चलेगा। वैसे कौन सा वाला? बोले एक बॉन्ड है जिसका कूपन है 7.96%। वो कहेगा चलेगा, बिल्कुल चलेगा। वो क्यों खुश है मालूम है सामने वाला? क्योंकि यार बात हुई थी 7% वाला बॉन्ड देने का, पर दे रहा हूं मैं 7.96 वाला, वो तो कहेगा बिल्कुल चलेगा। तो अब बॉन्ड खरीदने जाऊंगा, सोच के बताओ वो महंगा मिलेगा कि सस्ता? महंगा। और मुझे वो बॉन्ड कितने का मिल रहा है? मुझे मिल रहा है 1037.40। अब मैं जब डिलीवर करने जाऊंगा तो यार मुझे 1,000 थोड़ी नहीं दूंगा, सामने वाले से थोड़ा तो ज्यादा दो यार। आपसे जो बात हुई थी वो कितने की बात हुई थी? 7% की, पर मैं दे रहा हूं 7.96 वाला। 7 पॉइंट या जो भी होगा, 7 पॉइंट में पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ा हूं, मैं दे रहा हूं 7.96 वाला। मैं कॉन्सेप्ट पे फोकस कर रहा हूं। तो मुझे आपसे 1,000 नहीं चाहिए, मुझे चाहिए 1,000 इंटू कन्वर्जन फैक्टर। सर आएगा कहां से? आएगा कहां से वो मत सोचो, दिया रहेगा क्वेश्चन। इट मीन सामने वाले से मैं वसूल करूंगा 1,000 इंटू 3.03 से, थोड़ा सा ज्यादा ही वसूल करूंगा। पर मेरे पास से जा रहा है 1037, तो मुझे लॉस होगा। फिर मेरे मन में आया नहीं नहीं, सुनो सुनो, ये वाला बॉन्ड नहीं, मुझे बहुत सारे बॉन्ड्स हैं और उसमें से ये डिसाइड करना कि सबसे ज्यादा फायदा किसमें, चीपेस्ट कौन सा पड़ेगा डिलीवर करने का। ये वाला बॉन्ड, इस पे भी ट्रायल मारूंगा। 1,000 इंटू कन्वर्जन, इतना मुझे मिलेगा और मुझे इतने में मैं खरीद के लाऊंगा, तो मुझे यहां भी लॉस है। मुझे सबसे ज्यादा फायदा 42 में। तो मैं सामने वाले को कौन सा बॉन्ड डिलीवर करूंगा? कौन सा वाला जिसमें सबसे ज्यादा फायदा है? इट मीन्स ये वाला। ठीक। तो ये क्वेश्चन प्लीज किसी भी हालत में देख के चले जाए। क्वेश्चन नंबर 101 भी करना पड़ेगा, मुझे मालूम है कि क्या करवाना है क्या नहीं करवाना। 101 भी करना पड़ेगा। अच्छा क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन। फॉलोइंग फाइनेंशियल डेटा अवेलेबल फॉर अकाउंटिंग वैल्यूएशन, एक्चुअली अवेलेबल फॉर PQR लिमिटेड फॉर द ईयर 2000। ये कुछ इंफॉर्मेशन दिया और आपसे क्या मांग रहा है? इनकम स्टेटमेंट मांग। तो इनकम स्टेटमेंट में शुरुआत कहां से करते? सर सबसे पहले लिखा जाता है सेल्स। चेक करो यहाँ सेल्स है। सर लिखा एसेट टर्नओवर रेशियो और टोटल एसेट दिया है, तो इससे टर्नओवर आ जाएगा 660 लाख। तो मैंने 660 लाख लिख दिया। यहाँ तक ठीक है सर। अब इसके अलावा उसने ऑपरेटिंग प्रॉफिट मतलब EBIT दिया है 10%, तो सारी की सारी कॉस्ट माइनस कर देंगे, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 90%, तो EBIT आ गया। EBIT में से क्या माइनस किया जाएगा? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट ऐसा लग रहा है कि 125 का 8% और 50 का 10% निकालो, लेकिन ये गलत है। ये तो बॉन्ड्स 2007 में इश्यू हुए, अब साथ में कौन से महीने में इश्यू हुए? तो इंटरेस्ट आप कैसे बोल सकते कि पूरे 1 साल का लगेगा? तो इसलिए उसने कहा कि नहीं नहीं, इन सबको छोड़ो, टोटल कितने का है बॉन्ड्स, टोटल ये लोन कितने का? 175। बोले इफेक्टिव रेट है, इफेक्टिव का मतलब वेटेड एवरेज करके 8%। बोले 8% कर लेना, बात खत्म। तो इसलिए 175 का 8% इंटरेस्ट माइनस कर दिया। इफेक्टिव का मतलब है दोनों का आपने जो एक्चुअल रेट है वो आपने किया। EBT आया, टैक्स माइनस किया तो अर्निंग आफ्टर टैक्स आया, नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर दिया होगा तो क्या आ गया? EPS। और EPS का 16.67% क्या हो जाएगा? डिविडेंड। ये हमारा पूरा इनकम स्टेटमेंट। पहले पॉइंट में दिक्कत नहीं आता, ये क्वेश्चन आता है इसलिए करवा। ग्रोथ रेट, ग्रोथ रेट का फॉर्मूला सर B इंटू आर। B का मतलब रिटेंशन रेशियो, अगर डिविडेंड है इतना परसेंटेज तो रिटेंशन रेशियो निकल जाए। सवाल है R कैसे निकलेगा? बेटे R के लिए पैट चेक करो, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। EPS से भी निकल सकता है, EPS डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू पर शेयर, ऐसा भी कर सकते हो, या फिर कर सकते हो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 31.20 और इक्विटी कितने का लगा है, इन दोनों को जोड़ दो।
ठीक है, तो ये आ गया 7.8, तो ग्रोथ रेट निकल गया 6.5। और फिर वैल्यू, फेयर वैल्यू बोला है तो फेयर वैल्यू तो आप निकाल ही सकते। अब बताओ शेयर ओवर प्राइस है कि अंडर प्राइस, तो शेयर का वैल्यू बताया होगा उसने। शेयर का करंट मार्केट है 14 रुपए, जबकि शेयर का वैल्यू कितना आ रहा है 6 पॉइंट, शेयर इज ओवर प्राइस्ड। ठीक है, तो देखो ये आया हुआ है 102 भी वही वाला क्वेश्चन है, सेम एग्जाम में आया हुआ है, तो इसको मत करना, उस क्वेश्चन को कर लेना। ये कैपिटल स्ट्रक्चर का क्वेश्चन है जिसमें हमें ये डिसाइड करना पड़ता है कि डेट अच्छा की इक्विटी, कर लेना इसको। सी एंटर का क्वेश्चन है, सी एंटर का क्वेश्चन। उसके बाद ये सेम क्वेश्चन है, तो इसको भी मैं कट कर दिया। रेशो का क्वेश्चन मैं नहीं करवा रहा हूँ, मैं आपसे पहले ही बोल, बाकी तो और कुछ है नहीं, ये सब करवा चुका हूँ, ये तो बच्चों वाला था। थोड़ा सा इक्विटी फास्ट चलाऊं, फास्ट इसलिए चलाऊं कि बहुत बड़े सारे क्वेश्चन है और इतने सारे क्वेश्चन मैं करवा नहीं सकता, बाकी खुद आप देख लेना, कुछ तो खुद से देखोगे, डाउट आएगा तो पूछोगे। अब बहुत सारे बच्चों की डिमांड है कि ऐसा टॉपिक, ये वाला तो चलो ठीक है, एक ऐसा टॉपिक फॉरेक्स थोड़ा डिटेल में करवाइए सर। तो फॉरेक्स में सर क्वेश्चन जितने ज्यादा हो सके आप उठाओगे, मुझे ऐसा कहा गया और बात भी सही है। फॉरेक्स क्योंकि पिछले अटेम्प्ट में पोर्टफोलियो ज्यादा आया था, तो बच्चों के मन में ये भी बात है कि हो सकता है फॉरेक्स ज्यादा आ जाए, तो कोशिश कर रहा है कल फॉरेक्स डलेगा, कोशिश ये रहेगी डिटेल में रहेगा। कल फॉरेक्स डलेगा, परसों भी फॉरेक्स डलेगा, कल और परसों। आज डलना था नहीं डल पाया, सिक्योरिटी वैल्यूएशन का तीसरा पार्ट है, इक्विटी में टाइम लग गया। कल और परसों फॉरेक्स। थैंक यू सो मच, बाय बाय।